सो हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स की बुक 2 के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इसके अलावा और भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, बट आज अपन ने कुछ चुन के मैंने क्वेश्चंस निकाले जो हर एक चैप्टर की आपको एक ओवरऑल नॉलेज देंगे और सब चैप्टर में से अपन 2 3 3 4 4 5 5 ऐसे क्वेश्चंस करते चलेंगे और आपका रिवीजन बढ़िया से इससे हो जाएगा। और भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, इससे आपका एक बढ़िया सा काम हो जाएगा, अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी होगी इससे। ठीक है, तो इसी के साथ अपन शुरू करते हैं। मैंने कॉपी में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैं आपको उनको बारी बारी से सॉल्व कराऊंगा और आपको क्वेश्चन समझाता भी जाऊंगा। ठीक है, चैप्टर वाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से, इसी तरह अपन ने बुक 1 का भी वीडियो डाला है, मेक श्योर आप वो भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे अपन शुरू करते हैं। स्ट्रक्चरल स्टील रॉड हैज अ रेडियस ऑफ 10 mm। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन कई जगह काफी ज्यादा होगी, तो या तो मैं हल्की हल्की कर दूंगा या थोड़ी आप पे छोड़ दूंगा, बट कंसेप्ट में आपको पूरा समझाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा और कैलकुलेशन थोड़ी कर लीजिएगा प्लीज, सो दैट अपनी वीडियो क्रिस्प रहे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का क्वेश्चन है, जिसमें स्ट्रक्चरल स्टील रॉड की रेडियस हमको रेडियस क्वेश्चन में गिवन है। रेडियस हमको कितनी दे रखी है भाई? रेडियस मैं अपनी डेटा लिख देता हूँ 10 mm। 10 mm को अपन मिलीमीटर में कर लेते हैं, मतलब मीटर में कर लेते हैं। 10 × 10⁻³ यानी 10⁻² मीटर। ठीक है, ओके। अब 100 किलो न्यूटन फोर्स इस पे कितना लगाया? 100 किलो न्यूटन। 100 किलो न्यूटन यानी 100 × 10⁻³ न्यूटन, है ना, तो ये हो जाएगा 10⁵ न्यूटन। ठीक, अब उसके बाद अलोंग एक्स लेंथ कैलकुलेट स्ट्रेस। अब सबसे पहले मुझे स्ट्रेस निकालना है, तो देखो स्ट्रेस निकालना है, एलोंगेशन निकालना है और स्ट्रेन निकालना है। ठीक है, यंग्स मॉडुलस भी हमको दे रखा है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमको पता है यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? FL/A डेल्टा L। अपन ने कुछ नहीं करा, फोर्स मतलब स्ट्रेस को स्ट्रेन से डिवाइड कर दिया, यानी फोर्स अपॉन लेंथ को मैंने डिवाइड कर दिया डेल्टा L/L से, तो ट्रांसपोज करोगे आंसर आ जाएगा। अब देखो यंग्स मॉडुलस की मैं वैल्यूज डाल देता हूँ यहाँ पे। 2 × 10⁻11, फोर्स मुझे 10⁵ हो जाएगा, लेंथ हो गई अपनी, देखो लेंथ दे रखी है। स्टील रॉड हैज अ रेडियस इतना अल्सो, ओके, स्ट्रेचेस अलोंग इट्स लेंथ, लेंथ दे रखी है, अपन ने लिखना भूल गए 1 मीटर। ठीक, 1 मीटर लेंथ दे रखी, वो भी लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। एरिया अपने को ओके, क्या निकालना है अपने को? ओके, स्ट्रेचेस अलोंग क्या क्या दे रखा, हाँ एरिया अपन निकाल सकते हैं ना πr² से, 3.14 πr², इसका स्क्वायर कर दो 10⁻² का स्क्वायर, FL/A डेल्टा L। यहाँ से आपकी इलोंगेशन आ जाएगी। ठीक है, बी पार्ट आपका इलोंगेशन ही पूछ रहा है, तो यहाँ से आपकी इलोंगेशन निकल के आ जाएगी। थोड़ा बहुत मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, बाकी प्लीज आप कर लीजिएगा। तो 10⁵ ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻4, है ना, ये तो ऊपर चले जाएगा 10⁻⁻4, ऊपर जाके 10⁻4 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं एक साथ क्या लिख सकता हूँ? 10⁻9 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने 10 की पावर्स को सॉल्व कर लिया है, नीचे बचा है 3.14। आई होप कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, तो बस डेल्टा L आप यहाँ से सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। डेल्टा L को अब मैं अलग रख देता हूँ, 10⁻9 अपॉन 3.14 इंटू 2 × 10⁻, ये आ गया अपना इलोंगेशन, यहाँ से सॉल्व कर दिया। ठीक, उसके बाद मुझे निकालना है स्ट्रेन। अब पहले स्ट्रेन निकाल लेते, क्योंकि डेल्टा L आ गया ना, स्ट्रेन हमको पता है लेंथ वाइज क्या होता है, डेल्टा L/L। डेल्टा L आपको यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से मान लो कोई x आपका आया, कुछ डेल्टा L निकल के आएगा, तो वो आप यहाँ पुट करिएगा, लेंथ आपको 1 दे रखी है, मतलब इन शॉर्ट जो डेल्टा L है वही आपका स्ट्रेन है, क्योंकि 1 से तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। चलो आखिरी चीज अपने को स्ट्रेस निकालना है। अब देखो, अब स्ट्रेस निकालना काफी आसान है। यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस पता है आपको 2 × 10⁻11। स्ट्रेस आप निकालना है आपको, स्ट्रेन आपको निकल जाएगा यहाँ से, स्ट्रेन आप यहाँ से निकाल लोगे, मतलब जो डेल्टा L आएगा वही आपको x आपको यहाँ रख देना है। ठीक है, तो वही आपका यहाँ से स्ट्रेस निकल के आ जाएगा। तो नोट कर लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, बस मेक श्योर आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। चलो अब 3 क्वेश्चन लाया हूं मैं फर्स्ट चैप्टर से, और सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर के 3 क्वेश्चन करते हैं, इसे अपन सारे चैप्टर्स की ओर बढ़ेंगे। चलो अब सेकंड क्वेश्चन जो है, अब अपन कुछ इसमें थोड़े यूनिक क्वेश्चंस में लेके आऊं, जिसमें डेंसिटी को भी इन्वॉल्व हमने किया है। चलो, अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ स्टील ऑफ लेंथ 2.5 मीटर, लेंथ हमको दे रखी है 2.5 मीटर। ठीक, डेंसिटी इसकी हमको दे रखी है, मतलब वायर जो भी है, मतलब स्टील की वायर है, उसकी कुछ डेंसिटी है, तो 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सीजीएस में दे रखी है। उसका वजन, मतलब उसका मास, हमको उसका मास दे रखा है 50 ग्राम। when stretched by force of 10 kgf। अब ध्यान से सुनना, उसको अपन ने फोर्स जो दिया 10 kgf,
अब आपको यहाँ पे लिख लीजिए 1 kg जो होता है अपना वो होता है 10 मतलब 9.8 न्यूटन। राउंड ऑफ में कभी कभी 10 भी लेते हैं, बट आप 9.8 ले लीजिए एक्यूरेसी के लिए, 9.8 लेंगे अपन, ठीक है, तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। तो फोर्स हो जाएगा आपका 10 × 9.8 यानी 98 न्यूटन, ठीक है। द लेंथ इंक्रीजेस, डेल्टा एल आपको दे रखा है 2 mm यानी 2 × 10⁻³ mm। यंग्स मॉडुलस आपको सिर्फ यहाँ पे निकालना है। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी बताया, FL/A डेल्टा L। आई यार ये फॉर्मूला काफी बार यूज होगा, मैंने ऐसे निकाला। देखो यंग्स मॉडुलस, देखो मॉडुलस होता क्या, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, और यंग्स मॉडुलस में स्ट्रेन अपन ये वाला लेते हैं, ट्रांसपोज करोगे FL/A डेल्टा L आ जाएगा, ठीक है। यंग्स मॉडुलस इक्वल टू फोर्स डाल दो 98, लेंथ भाई कितनी है, लेंथ 2.5 है, एरिया लिख लेते हैं पाई, देखो एरिया नहीं, अच्छा एरिया नहीं दे रखा, आप देखो हाइट है, एरिया नहीं दे रखा ना, वो उसमें ही अपने को डेंसिटी का यूज करना है। मैंने डेल्टा एल तो लिख लो, वो दे रखा है तो उसको नोट कर लेते हैं अपन। एरिया कैसे निकालना है वही इस क्वेश्चन में चैलेंज हमको मिलता है। तो देखो देख लीजिए, डेंसिटी होता है मेरे पास मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है। अच्छा जी, डेंसिटी मास, अब देखो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ, क्योंकि वायर वगैरह सिलेंडर होती है एक तरह की, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर तो मेरा एरिया हो गया, और एच यानी एक तरह की हाइट हो गई, तो एल, इसलिए अपन मतलब एरिया अपन क्या लिखते हैं, मतलब वॉल्यूम अपन एरिया इनटू लेंथ, ठीक। डेंसिटी देखो, अब मुझे एरिया निकालना है तो मैं एरिया को अलग कर लेता हूँ, m/ρl, ये मेरा एरिया आ गया। तो मैं एरिया अलग से सॉल्व करके निकाल के यहाँ पुट कर लेता हूँ। मास मुझे देखो 50 ग्राम दे रखा है, जिसको मैं केजी में कन्वर्ट करूंगा 10⁻³ रो मुझे, अब देखो यहाँ दिक्कत है, रो को आपको सीजीएस से उसमें एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जी यानी ग्राम, 8 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लो, है ना, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे। अब देखना ये पर सेंटीमीटर मतलब क्या लिखा है, डिवाइड में cm⁻³ यानी कुछ ऐसे आपको ये दे रखा है, डिवाइड में दे रखा है, मतलब +3 हो जाएगा ना, मैंने डिवाइड में लिख दिया, ठीक है यार, एक सेकंड, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ ये पॉजिटिव आएगा, ऊपर ले जाओगे तो अब नेगेटिव आएगी पावर, देखो ना, समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर ऐसे लिखो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो पॉजिटिव आएगा, और पर हटा के लिखोगे तो -3 आ जाएगा, है ना, तब आप समझते होंगे, ठीक है। अब मैंने इसको डिवाइड में लिख दिया, अब इसको कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर को मीटर में, तो सेंटीमीटर का क्यूब है, सेंटीमीटर का क्यूब यानी से 1 सेंटीमीटर का क्यूब है, तो सेंटीमीटर क्या होता है 10⁻² मीटर, और उसका क्यूब है, देखो क्यूब है ना, तो डिवाइड वाली टर्म जो सीजीएस में मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ मीटर में, तो 8 × 10⁻³ × 10⁻⁵, तो 8 × 10⁻⁸, ये मेरा फाइनल डेंसिटी हो गई, ये हो गई मेरी केजी पर मीटर क्यूब में, क्योंकि नीचे को मैंने मीटर में कर दिया था, ऊपर वाली चीज को मैंने केजी में कर दिया था, तो मैं लिख सकता हूँ, तो मेरा 8 × 10⁻⁸ आ गई, और लेंथ मेरे को कितनी दे रखी थी भाई, ये दे रखी होगी ना 2.5। तो यहाँ से आप प्लीज सॉल्व कर लीजिएगा, एरिया निकालोगे, यहाँ से एरिया आएगा, एरिया निकालोगे, मान लो कुछ एक्स वैल्यू यहाँ पे आपकी आएगी, उस एक्स को यहाँ पुट करना, पूरी चीजें दे रखी, यंग्स मॉडुलस आपका आ जाएगा। नोट कर लीजिए, सेकंड क्वेश्चन हो गया। चल बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन भी अपना काफी यूनिक है, उसमें भी डेंसिटी का यही सेम डेंसिटी वाले कंसेप्ट का यूज होगा, मेक श्योर आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि मतलब थोड़े यूनिक क्वेश्चन अपन ने लिए हैं। चलो भाई आगे चलते हैं जल्दी से, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, फिर अपन फ्लूइड्स की तरफ चलेंगे। देखो क्वेश्चन में बोल रखा है रबर स्ट्रिंग है, लेंथ उसकी दे रखी है 10 मीटर, बढ़िया, is suspended from rigid support at its one end. कैलकुलेट, देखो अब यहाँ पे एक्सटेंशन, ये क्वेश्चन में ना काफी इंपॉर्टेंट चीज आपको एक बताता हूँ मैं, देखना, ये मेरी रबर की स्ट्रिंग है मान लो, ठीक है, ये ऐसी लटक रही है यहाँ पे, ठीक है, वन एंड एक एंड से सपोर्टेड है वॉल से, कैलकुलेट द एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग ड्यू टू इट्स ओन वेट। अब इसका कुछ ना कुछ वजन होगा, अब ये कुछ अपने वजन के कारण ही खिंच जाएगी, वो कितनी खिंचेगी अपने वजन के कारण वो निकालना है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, खुद के वजन के कारण कितनी खींचेगी, दैट्स यू हैव टू टेल। चलो भाई ये निकालना है, एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग ड्यू टू इट्स ओन वेट, तो डेंसिटी आपको यहाँ पे रबर की दे रखी है 1.5 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, एंड यंग्स मॉडुलस रबर का आपको दे रखा है 5 × 10⁻⁶,
अब आपको क्वेश्चन में घुमाया गया है और आपको जी की वैल्यू 10 न्यूटन पर केजी दे रखी है, तो न्यूटन पर केजी भी समझ लो, न्यूटन यानी मास इनटू एक्सेलरेशन से न्यूटन बनता है, यानी केजी इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरा न्यूटन होता है। ये न्यूटन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन पर केजी, तो आपको केजी से केजी काट ही जाएगा, तो न्यूटन पर केजी भी अपना मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है। तो जी की यूनिट का भी घुमाया तो आप उसको समझ जाना, है ना, कि भाई न्यूटन पर केजी ही मेरा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस फॉर द रबर ये दे दिया, जी की वैल्यू आपको 10 दे रखी है यहाँ पे, तो मैं उसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिख लेता हूँ, न्यूटन पर केजी से वही बनेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे फंसाया गया है क्वेश्चन में काफी। अब देखो इसका खुद का एमजी काम करेगा, जिसके कारण ये इलॉन्गेट होगी, उसी के कारण आपको उसकी इलॉन्गेशन निकालनी है। यंग्स मॉड्यूलस ये फॉर्मूला हर जगह यूज होता है, FL/A डेल्टा, जब भी मैंने आपको बताया। देखो यंग्स मॉड्यूलस आपको दे रखा है, पुट कर लो जो दे रखा है, 5 × 10⁶ फोर्स। अब इसका खुद का फोर्स, तब आप सोचोगे एम तो दे ही नहीं रखा, जी तो चलो मेरे को पता है, एम तो दे ही नहीं रखा, उसका भी यहाँ फंसाया गया, उसको भी समझो कैसे अपने को निकालना है। लेंथ क्या है भाई, लेंथ तो दे रखनी, चलो बढ़िया। एरिया नहीं दे रखा, एरिया नहीं दे रखा भाई, डेंसिटी वाला केस जिससे अपन एरिया निकाला था पिछले क्वेश्चन में, वही करेंगे। पहले डेल्टा एल लिख लो, डेल्टा एल, अरे भाई डेल्टा एल भी नहीं दे रखा, चलो ठीक है, डेल्टा एल तो दिया होगा यार, एक सेकंड चेक करूं, रबर स्ट्रिंग ओके, कैलकुलेटर, अच्छा वही तो निकालना है, सॉरी खड़ी गलती हो गई, वही निकालना है ना, वही तो निकालना है। चलो एरिया निकाल, अपन एरिया निकालने के लिए सबसे पहले डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम को अगेन एरिया इनटू लेंथ लिखूंगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया वही। देखो आप एरिया निकालना है, उसको अलग कर लो, m/ρl। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, m/ρl, ठीक है। चलो पहले एरिया निकाल लेते हैं। अब सुनो, यहाँ आप क्या करो, मास को पुट तो करोगे नहीं, मास तो दे नहीं रखा, ऐसे रखो, मास तो दे नहीं रखा ना, उसको ऐसे रखो। अब देखो ये पलटेगा तो m नीचे आएगा और एक m ऊपर भी है, तो m से m कट ही जाना है, इसलिए मास नहीं दे रखा था क्वेश्चन में, कटना ही था। चलो अब आपको 5 × 10⁶ पता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, है ना। अब mg फोर्स इनटू लेंथ, चलो 5 × 10⁶। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जहां पे आपने लेंथ लिखी है, फोर्स के साथ जो लेंथ लिखी है ना, ये क्या है, इसको चलो अभी फिलहाल में 10 मत लिखो, अभी फिलहाल में 10 अपन बाद में पुट करेंगे, सिर्फ L लिख लो। 10 क्या है, अपनी लेंथ है, तो मैं इसको पुट नहीं कर रहा हूँ, पहले L लिख लो। इसको L में लिख के आपको L/2 लिखना है। पूछो क्यों, क्योंकि जो आपका फोर्स है, ये लेंथ बेसिकली फोर्स के साथ लिखी हुई है, तो आपको वो लेंथ बतानी है जो एक्चुअल, देखो ये फोर्स काम कितनी लेंथ पे कर रहा है, आधी लेंथ के बाद ही फोर्स काम कर रहा है ना, मतलब एरिया में तो पूरी लेंथ आएगी, यहाँ पे पूरी लेंथ आएगी। इस क्वेश्चन में ट्रिक है कि mg जो लग रहा है वो आपका हाफ लेंथ पे लग रहा है, यानी जो फोर्स है वो आपका हाफ लेंथ पे काम कर रहा है ना, इसलिए ऊपर तो कुछ नहीं, फोर्स आपका चालू, मतलब सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, हाफ लेंथ पे लग रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे बस L/2 लेके चल रहा है। ये आपको हल्का सा दिमाग में रखना पड़ेगा, ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, तो आप दिमाग में रखिए, कभी कभी सेंटर पे लग जाए ना, तो आप फोर्स के साथ लेंथ हाफ लीजिएगा, ठीक। तो ये क्या बचा मेरा, GL/2 इंटू रो एल, ठीक है, ये रो एल और ये डेल्टा है, ठीक है, ठीक, हाँ सही लिखा है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं यार जल्दी से। जी की वैल्यू अपन 10 लेनी है ना, हाँ लेंथ यार देख लो 10 लिखनी है, ये रो देखो क्या रो दे रखा होगा ना, 1.5 × 10⁻3। एल आपको वापस 10 दे रखा है, डेल्टा एल आपको निकालना है, डेल्टा एल वहां ले जाओ जो निकालना हो, तो 10 10 जा 100 हो गया, देखो 2 10 3 10 और 3 10 6 10 हो गए, तो 10⁻6 1.5/2 × 5 × 10⁻6, ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, थोड़ा इजी है ये, क्योंकि डेल्टा एल आपको निकाल लो यहाँ से 1.5 × 10, अरे ये तो कट ही गया, 10⁻6 कट ही गया यार, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मेरे से मिस्टेक हो जाए, बट हाँ कंसेप्ट ठीक है एकदम, अब कैलकुलेशन मत देखते चलिएगा, ठीक है। तो इसको कट जाएगा ये, तो ये मेरा बचेगा 1.5। अब नहीं आई थिंक इसका आंसर तो ठीक आ रहा है, फिर भी आप देख लीजिएगा एक बार, 115/100 तो 0.15 मेरा इनोवेशन, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं फ्लूइड्स की तरफ, चलो भाई फ्लूइड्स के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जल्दी से, बहुत प्यारे क्वेश्चन है उसके भी। चलो अब फ्लूइड्स में ना मैं आपको बताऊं, मैं 2 क्वेश्चन जो लाया हूं ना वो सेम, मतलब लगभग सेम है, लेकिन वो आपके एरोप्लेन वाले क्वेश्चन है जो आपके बर्नौली से आते हैं, जो 5 नंबर में बन सकते हैं पेपर में, वो मैं ऐसे 2 क्वेश्चन लाया हूं, सो दैट आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि देयर आर हाई चांसेस वो 5 नंबर में आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए फिजिक्स के पेपर में। चलो तो ऐसे 2 क्वेश्चन में लाया हूं,
और भी पास्कल लॉ वगैरह के काफी अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चन है, थोड़े अच्छे कंसेप्ट वाले, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलो, एट अ डेप्थ ऑफ 1000 मीटर इन एन ओशन व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर, गॉज प्रेशर। देखो अब एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉज प्रेशर का मतलब समझिए। एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, इट इज द मतलब पी नॉट, एब्सोल्यूट प्रेशर सम होता है पी नॉट प्लस रो जी एच, जहां पे मेरा जो पी नॉट है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और रो जी एच मेरा वाटर कॉलम के कारण लगने वाला प्रेशर है। ठीक है, ये एब्सोल्यूट प्रेशर, टोटल प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये वाटर कॉलम के कारण लगने वाला प्रेशर। ठीक है, सबसे पहले आपको निकालना है एब्सोल्यूट प्रेशर, तो ये निकालना है आपको। फर्स्ट पार्ट में पी ए निकालना है, ये एलएचएस में जो है, तो पी नॉट कितना दे रखा है वैसे अपने को पता है, फिर भी यहाँ पे देखो कुछ नया तो नहीं दे रखा, हल्की फुल्की वैल्यू चेंज करके भी दे देते हैं कभी कभी। चलो नहीं, अपने को वही लेना, तो हमको पता है क्या होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है डेंसिटी ऑफ एयर, है ना, सॉरी डेंसिटी ऑफ एयर, यहाँ पे डेंसिटी आपको गिवन होगी ना, एक सेकंड में आपको बताऊं, डेंसिटी आपको दे रखी है। हाँ, पानी के अंदर की बात कर रहे हैं अपन, सी वाटर की, पूरे क्वेश्चन में अपन पानी के अंदर बातें कर रहे हैं, ये सबमरीन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, पानी के अंदर है अपन, तो पानी के अंदर पानी की डेंसिटी कितनी होती है यहाँ पे दे रखी है, वैसे 10⁻³ लेते हैं, बट यहाँ दे रखी है 1.03 इंटू 10⁻³ सब ऐसा ही में दे रखा है आपको। G10 ले लेते हैं, रो जी एच, हाइट देख लेते हैं 1000 मीटर, 1000 मीटर में आपको बताना है, यानी 10⁻³, तो कैलकुलेट करना यहाँ से, इसको कैलकुलेट करके बताता हूँ मैं आपको, इंटू 10⁵ प्लस 1.03 3 4 5 6 7 10⁻⁷। अब पावर को सेम आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे 1.013, अब इसकी पावर को आप क्या कर लो, इसको 5 पावर बना दो, तो नंबर को बड़ा कर दो, तो पावर आपकी छोटी हो जाएगी। ठीक है, 10⁵ की पावर आप अगर कॉमन लोगे 1.013 प्लस 103 सॉल्व करोगे, इसको पी आपका आ जाएगा 103.000 प्लस 1.013 3104001 104.013 10⁵ पास्कल, ये आ गया आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। अब गॉज निकालना है, गॉज प्रेशर का मतलब कुछ नहीं होता, गॉज प्रेशर है रो जी एच, तो इतनी वैल्यू आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगी। सेकंड पार्ट में आपको गॉज प्रेशर निकालना है, तो बी पार्ट का आंसर आपका ये, इसको सॉल्व कर लेना अलग से, है ना, क्या ही सॉल्व करोगे तो सॉल्व हो जाएगा 1.03 इंटू 10⁻⁴ 5 10⁻⁷, तो यही गॉज प्रेशर हो जाएगा। दो आंसर हो गए। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, थर्ड पार्ट काफी इंटरेस्टिंग है। देखो थर्ड पार्ट में अपन को एक सबमरीन की बात करी गई, ठीक है, अरे आप नोट कर लो। ठीक है, देखो सबमरीन की बात करी गई है, जिसमें आपको कहा गया है कि सबमरीन के अंदर का जो प्रेशर है ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरह मेंटेन है। फॉर एग्जांपल दिस इज आपकी सबमरीन, अब इस सबमरीन के जो अंदर का प्रेशर है ना वो अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है P0, वही मेंटेन करा गया है। लेकिन जो सबमरीन के बाहर का प्रेशर है वो क्या होगा, P0 प्लस रो जी एच, यानी सबमरीन के बाहर तो पूरा एब्सोल्यूट प्रेशर है, यानी P0 प्लस रो जी एच है, अंदर आपका P0 मेंटेन है, यानी P0 तो एक दूसरे को काट देगा, लेकिन जो डिफरेंस इन प्रेशर है वही जो है, जो डिफरेंस इन प्रेशर है वही, मतलब उससे क्या होगा, वही इस सबमरीन पे प्रेशर एक्स्ट्रा लगेगा। फिर भी मैं एक बार क्वेश्चन में देखता हूँ निकालना क्या है आपको। ठीक है, द सबमरीन फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो, आपको यहाँ पे एक विंडो है उसमें फोर्स बताना है कितना लगेगा। ठीक है, अभी जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि ये वाला प्रेशर तो एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि इतना प्रेशर तो बाहर से P0 प्लस रो जी बड़ा सा प्रेशर लग रहा है, अंदर P0 जितना एडजस्ट हो जा रहा है कि हमने भी दे दिया उतना प्रेशर, तो वो तो कट गया एक तरह से, लेकिन रो जी बाहर एक्सेस प्रेशर काम कर रहा है, बाहर से ज्यादा प्रेशर, तो रो जी वाला जो डिफरेंस इन प्रेशर आ रहा है वही इस पे विंडो पे काम करेगा, एक्स्ट्रा उसको धक्के लेगा। ठीक है, तो देखो अब अंदर, अब आपको फोर्स निकालना है, फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स आपको निकालना है। अब जो प्रेशर होगा, प्रेशर इस डिफरेंस के कारण काम करेगा, रो जी एच ही तो काम करेगा, P0 तो कट जाएगा क्योंकि उतना अंदर से भी मिल रहा है, तो सिर्फ रो जी एच जितना प्रेशर है जो यहाँ पे विंडो पे एक्सेसिवली काम करेगा। एरिया आपको 20 इंटू 20 दे रखा है ना, 20 इंटू 20 सेंटीमीटर, देखो 20 इंटू 20, अब दोनों सेंटीमीटर में, तो ये इसको दोनों सेंटीमीटर में, तो 2 बार सेंटीमीटर है ना, दोनों को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ मीटर में, 2 सेंटीमीटर है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर 20 बाय 20 की विंडो है, है ना, एक तरह से 20 बाय 20 की विंडो है, तो 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर करोगे तो एरिया आपको पूरा दे रखा है, 20 इंटू 20 ही आपका एरिया है। ठीक है,
अब रो जीएच की वैल्यू, अब देखो यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पहले वाले पार्ट में अपन ने रो जीएच को याद करो अलग से निकाला था, यहाँ ऊपर में होगा रो जीएच को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। आई थिंक 1.03 समथिंग 10 to the power 7 आया था। ये पूरी वैल्यू आप उठा के यहाँ डाल दो और इसको सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई करोगे, रो जीएच निकाला था फर्स्ट पार्ट ने, उसको सॉल्व करके ऐसे कैसा डाल दो और इसको सॉल्व कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, फोर्स आ जाएगा। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन हो गया। चलो ये करना था ना, हाँ चलो ओके आगे बढ़ते हैं। अब अपन बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पास्कल्स लॉ से सवाल आया है, टू सिरिंजेस डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस की है। चलो मतलब डायमीटर आपको दे रखा है छोटे पिस्टन का। देखो पास्कल लॉ की कंडीशन F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2, ये पता होगा है ना, ये होती है। देखो चलो लार्जर पिस्टन पे, मान लो ये लार्जर पिस्टन के लिए है, ये स्मॉलर पिस्टन के लिए है, ठीक है। तो आपको बताना है कि लार्जर पिस्टन पे कितना फोर्स लगेगा जब हमने 10 न्यूटन का फोर्स छोटे पिस्टन पे लगाया। अब देखो यहाँ पे एक फायदा क्या मिलता है आपको, पाई से पाई तो देखो कटना ही है यहाँ पे दोनों एरिया, तो पाई लिख लो, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में डायामीटर दे रखा है। अब इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एक सॉलिड ट्रिक देता हूँ, मतलब सॉलिड एक नॉलेज जिससे आप कैलकुलेशन जल्दी कर सकते हो। यहाँ पे एमसीक्यू वगैरह में जल्दी सॉल्व करना हो तो यहाँ पे एरिया की जगह आप आर स्क्वायर लिखते हो, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर, और वो भी सेंटीमीटर में, तो ना तो अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं भी करोगे, डायमीटर को हाफ नहीं करोगे, क्योंकि डायमीटर को हाफ कर भी दो तो डिवाइडेड बाय, जैसे डायमीटर आपका 3 है तो रेडियस हो जाएगा 3/2, यानी अब इसका स्क्वायर करोगे रेडियस का 9/4 मतलब 9/4, अब 4 से 4 इधर भी करोगे, इधर भी वही रेशियो है, मतलब उधर इधर भी कन्वर्ट करोगे ना तो 4 से 4 कट जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे वो भी कट जाएगा, तो सब कट ही जाना है। तो आपको जो दे रखा है वही पुट करोगे तो भी सही आंसर आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, ठीक है। डायमीटर जैसे आपको दे रखा है स्मॉलर पिस्टन का 1 सेंटीमीटर, अब 1 सेंटीमीटर दे रखा है, अब उसका स्क्वायर में कर देता हूँ, मैंने डायमीटर का स्क्वायर ही कर दिया, ऐसा कैसा सेंटीमीटर को ही रखे रह दिया, सेंटीमीटर जो होगा वो तो कट ही जाएगा, है ना। इधर भी लिखोगे आप सेम एरिया, वो सेम रेडियस, वो भी सेंटीमीटर में होगी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा। इसको आप हाफ करो, हाफ नहीं करा आपने डायमीटर को, हाफ करते तो हाफ का स्क्वायर 1/4 इधर भी करते कट जाता, उधर भी तो रेडियस थी वो भी कट जाती, साथ साथ में वो कॉमन फैक्टर्स कट जाते हैं इसलिए, ठीक है। तो इधर वैसे डायमीटर है बात, मैंने उसको ऐसे ही डाल दिया, क्यों मैंने आपको बता दिया पाई। अब देखो इधर इसका डायमीटर आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो देखो मैंने डायमीटर को ऐसे पुट कर दिया, इधर कर भी देते तो इधर अपॉन में 4 करते दोनों जगह कट जाता, सेंटीमीटर सब कटना है, पाई से पाई भी कटना है, ठीक है। F2 चाहिए निकाल लो 10, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आप चाहो तो कन्वर्ट वगैरह करोगे तो कट ही जाना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो ये आपका 90 मीटर, ये आ गया पहले पार्ट का आंसर, ठीक है। स्मॉलर पिस्टन को अगर आपने, आप देखो वॉल्यूम कंजर्वेशन आएगा, बोला है जैसे ये आपका फिगर है, अब बोला है स्मॉलर पिस्टन को अगर आपने कुछ अंदर करा तो लार्जर पिस्टन कितना आंसर होगा। बोला है कि अगर 6 सेंटीमीटर से स्मॉलर पिस्टन को अंदर आपने धकेला है, इसको आपने 6 सेंटीमीटर अंदर किया तो वो बाहर आएगा, बड़ा वाला पिस्टन बाहर आएगा, तो कितना बाहर आएगा वो आपसे पूछा है, कितना बाहर आएगा। अब देखो जितना वॉल्यूम अंदर जाएगा उतना ही वॉल्यूम बाहर आएगा, भाई जितनी जगह इसने अंदर आके घेरी होगी उतना ही अंदर के अंदर कुछ भरा होगा फ्लूइड, तो फ्लूइड भाई फ्लूइड क्या करेगा, तुमने जगह कम कर दी फ्लूइड की, तो फ्लूइड तो अंदर उतना ही है, तो वो अपने रहने, जो फ्लूइड को धकेला है अंदर, वो धकेले हुए की जगह कम हो गई, अब वो रहेगा कहाँ वो वाला फ्लूइड, तो वो उतना वो फ्लूइड इसको ऊपर करेगा और जगह बनाएगा ताकि वो रह पाए, ठीक है। क्योंकि फ्लूइड तो उतना ही है ना, फ्लूइड थोड़ी कम हो गया, उन्होंने तो जगह कम कर दी, उतने ही फ्लूइड को रहने के लिए जगह कम कर दी तो ऊपर करेगा उसको, तो कितना ऊपर करेगा, तो जितना यहाँ पे अंदर वॉल्यूम गया उतना वॉल्यूम बाहर आता है। तो आप याद रखना वॉल्यूम कंजर्वेशन, वी इन वी आउट। अब वॉल्यूम यहाँ पे कैसे क्या होगा, सिलेंडर है, ये भी एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंड्रिकली गया ना, तो एरिया इंटू लेंथ, और इधर एरिया क्या है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, बड़े वाले का भी छोटे वाले का भी, तो एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। अब मान लेते हैं छोटे वाले क्रॉस सेक्शन के लिए, तो पाई से पाई कट जाएगा छोटे वाले का। अब देखो यहाँ पे भी आप कन्वर्ट नहीं करोगे तो भी काम बन जाएगा, क्योंकि रेडियस को देखो कुछ भी करोगे, हाँ सब कुछ मल्टीप्लाई में, ठीक है, हाँ तो यहाँ पे डायमीटर भी डाल दोगे तो भी चलेगा। तो डायमीटर आपको कितना है, स्मॉलर का 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेंथ कितनी है, कितना अंदर गया ये गया है अपना 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इसको भी नहीं करोगे सब, क्योंकि सारी चीजें देखो ना, LHS की सारी थी, RHS की सारी थी, सब मल्टीप्लाई में,
तो सब कट नहीं है, ठीक है। भले आप करके देख लीजिएगा, ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखो आर, बड़ा वाला आर आपको निकालना है, ठीक है। नहीं ये दे रखा है ना, ये तो दे रखा है, डायमीटर दे रखा है ना, तो 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये आपको एल डैश निकालनी है। देखो 6/9 एल डैश विच इज इक्वल टू 2/3, 2/3 होता है नियरली 0.67। नोट कर लीजिए, मैंने जब 6 सेंटीमीटर ये अंदर जाएगा तो ये सिर्फ 0.67 सेंटीमीटर बाहर आएगा। क्योंकि देखो ना ये लंबाई में ज्यादा अंदर जाएगा क्योंकि पतला है, लेकिन ये लंबाई में, अभी को वॉल्यूम को सेम रखना है, तो ये चौड़ा ज्यादा है ना, तो वॉल्यूम तो वैसे ही ज्यादा ऊपर हो जाएगा, मतलब ये ऊपर कम होगा, हाइट वाइज ही कम ऊपर जाएगा चौड़ा वाला, मतलब बड़ा क्रॉस सेक्शन वाला ऊपर कम जा रहा है, लेकिन इसकी विड्थ ज्यादा है ना, विड्थ अगर इसकी ज्यादा है तो उतना वॉल्यूम को कम ऊपर जाके ही कवर कर लेगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि वो उससे क्रॉस सेक्शन ज्यादा है ना। चलो नोट कर लो, क्वेश्चन हो गया। चलो अब अपने एयरक्राफ्ट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, उनको करते हैं। प्यारे वाले क्वेश्चन है यार, आ जाओ। अब देखो बोइंग एयरक्राफ्ट का एक क्वेश्चन आया है एनसीईआरटी एग्जांपल का, बोला है फुल्ली लोडेड में, यहाँ पे रख देता हूँ कॉपी। देखो फुल्ली लोडेड एक बोइंग एयरक्राफ्ट है, मैं उसको ऐसे बना देता हूँ आपके लिए, ये मेरा फुल्ली लोडेड बोइंग एयरक्राफ्ट है, ठीक है भाई, ठीक है। पहले आप एक कंसेप्ट समझो, इसका एक एमजी काम करता होगा, बोइंग एयरक्राफ्ट का कुछ एमजी है ना, ऑब्वियसली। अब देखो, अब आपको पता है ये चीज कि जो विंग होते हैं वो थोड़े ऐसे बने होते हैं, जहां मैंने नॉर्मल बनाई तो ज्यादा ऊपर हो गया, थोड़े ऐसे होते हैं, हल्का सा ऊपर की तरफ उठाव होता है, तो ऊपर डिस्टेंस बढ़ जाती है, जब भी ऊपर एयर तेज चलती है सो दैट वो डिस्टेंस ज्यादा वाली कवर कर पाए, तो उस बहाने उसको तेज चलना पड़ता है। नीचे लेकिन वो सीधा ही रहता है, तो नीचे कम डिस्टेंस चलती है, तो नीचे धीरे चलती है, तो नीचे अगर वेलोसिटी कम होती है तो बर्नौली के हिसाब से P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहता है। तो अगर 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 मेरा नीचे की डायरेक्शन में वेलोसिटी कम होती है, तो ये पूरे को कांस्टेंट रखने के लिए अगर वेलोसिटी कम होगी तो ये पूरी कम हो जाएगी, तो प्रेशर को बढ़ना पड़ेगा क्योंकि रो जी एच कांस्टेंट रहेगा। भाई इसका ये हिस्सा सब रो जी तो कांस्टेंट होगा, एयर की डेंसिटी जी सब कांस्टेंट, लेकिन नीचे वाला ध्यान से देखना, अब देखना एच जो होगा वो इतने ये जगह के लिए हल्का सा ऊपर, ये जगह के लिए एच, तो सबके लिए सेम ही है ना, एक ही चीज है ना, पूरा विंग एक ही है, तो हाइट तो भाई जमीन से पूरा प्लेन जितनी हाइट पे होगा लगभग सब उतनी हाइट पे होंगे, ठीक। तो ये तो पूरा कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए कहते हैं यहाँ नीचे वेलोसिटी कम होती है, विंग के नीचे प्रेशर ज्यादा रहता है, ऊपर वेलोसिटी हाई रहती है क्योंकि ज्यादा ट्रेवल चलना रहता है, ज्यादा डिस्टेंस, तो ऊपर प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि वेलोसिटी हाई हो गई, ये पूरी टर्म बढ़ गई, तो प्रेशर को कम होना पड़ता है टू मेक द इक्वेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, mg नीचे लग रहा है, अब एक लिफ्ट जनरेट होगी, मैंने बोला नीचे प्रेशर ज्यादा होता है, ऊपर प्रेशर कम होता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक लिफ्ट ऐसे मिलेगी विंग को, दोनों विंग को, तो प्लेन अपनी ऐसे ऊपर की तरफ लिफ्ट मिलेगा, जिससे हवा में उड़ेगा ये प्लेन, ऊपर के डायरेक्शन में प्लेन जा पाएगा, और उतना ही नीचे mg काम कर रहा है, जिससे प्लेन अपना स्टेबल होकर उड़ पाता है। नीचे mg काम करता है और एक लिफ्ट ये मिलती है, तो दोनों बैलेंस होते हैं, ऊपर की तरफ में लिफ्ट, नीचे के डायरेक्शन में mg, ये बैलेंस हो गए, तो इससे मिलने वाला फोर्स यानी ये हाई प्रेशर, बड़े में से छोटे प्रेशर को माइनस करो, मान लेते हैं P1 प्रेशर ज्यादा है, P2 प्रेशर कम है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करोगे, प्रेशर इनटू टोटल विंग एरिया, ये एरिया दोनों विंग का मिला के होता है, ध्यान रखना। तो ये प्रेशर इनटू एरिया से जो ये ड्रिफ्ट, मतलब एक तरह से जो लिफ्ट मिल रही है, इस लिफ्ट का जो फोर्स है वो बराबर होगा mg के, ये भी एक तरह का फोर्स है, लिफ्ट फोर्स, प्रेशर इनटू एरिया फोर्स होता है, mg फोर्स, बैलेंस हो गए, प्लेन उड़ पाएगा अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्रेशर डिफरेंस बर्नौली से नहीं निकाल पाओगे क्योंकि आपको दोनों वेलोसिटी नहीं दे रखी, अगले क्वेश्चन में वो बताऊंगा कि वो बर्नौली आएगी, इसमें भी काम आएगी वैसे आगे, बट यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए काम आएगी क्योंकि आपको दो वेलोसिटी दोनों गिवन नहीं है विंग के ऊपर नीचे, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस आप इधर से निकालोगे इस इक्वेशन से जो मैंने बनाई, mg अपॉन a। अब आपको इसलिए यहाँ पे मास दे रखा है, इस जो प्लेन का मास है मैं देख के बताता हूँ कितना है, वो आपको 3.3 × 10⁵ दे रखा है, जी आप 10 ले लो, टोटल विंग एरिया आपको 500 दे रखा है, 500 मीटर स्क्वायर। इस पूरे को आप सॉल्व करोगे, आपको आपका प्रेशर डिफरेंस, इसको देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, 3.3/5 10⁶, ऊपर गया 4 हो जाएगी 10⁻, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, आपका क्या आ जाएगा, प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा, प्रेशर डिफरेंस आ गया। अब लगाओ बर्नौली, ठीक है, P1 बर्नौली कहाँ लगा रहा हूँ मैं, विंग के नीचे वाले हिस्से पे और ऊपर वाले हिस्से पे, दोनों के लिए बर्नौली बैलेंस होगी, P1 प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये विंग के मान लो मान लेते ना
देखो मैं किसके लिए कर रहा हूँ, 1 वाले में प्रेशर ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, तो ये मेरा विंग के नीचे वाले हिस्से के लिए बर्नौली और ऊपर इज इक्वल टू की विंग के ऊपर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट होता है, तो बराबर होगा P2 प्लस रो GH प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। रो GH कटेगा भाई, विंग का नीचे वाला हिस्सा चाहे ऊपर वाला हिस्सा लगभग सेम ही है ना, एक ही तो चीज है भाई, एक ही तो विंग है पूरा, उसका नीचे वाला हिस्सा देखो ऊपर वाला चाहे सेम ही हाइट पे लगभग, तो रो GH वैसे रो G तो कांस्टेंट होता है, H भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। चलो अब आप देखो, अब ध्यान से देखना, P1 P2 को यहाँ ले आओ माइनस में, ये आपको ऑलरेडी पता है इसकी वैल्यू जब ये अपन निकालेंगे। अब देखो हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, P1 प्रेशर ज्यादा है, V1 वेलोसिटी कम है, P2 प्रेशर कम है, V2 वेलोसिटी ज्यादा है, तो हमेशा बड़े में से छोटा माइनस होगा, ठीक है यहाँ पे। तो उसके बाद देखो अब क्या होगा, आपको ये प्रेशर डिफरेंस ऑलरेडी पता है, इसको सॉल्व करोगे 3.3 अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर 4। देखो डेंसिटी ऑफ एयर आई थिंक आपको दे रखी है ना, मैं देख के बताता हूँ, डेंसिटी ऑफ एयर आपको 1.2 इंटू 10 टू दी 1.2 दे रखी है ना, अपॉन 2 V2 स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाओ, a प्लस b a माइनस b, इतना नोट करो, मैं आगे बताता हूँ, ठीक है जी, नोट करिए इतना। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान समझना है, एकदम बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन एकदम, ठीक है। अब देखना, अब मैं आपको आगे समझाता हूँ। देखिए अब इसको, ये क्या हो जाएगा 3.3 अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर 4, ये हो जाएगा 0.6, इसको नीचे ले आओ 0.6 को, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ठीक। अब इस क्वेश्चन में ना आपको फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वेलोसिटी निकालना है, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। बोला है कि आपको बोल के रखा है कि निकालना है एस्टीमेट प्रेशर डिफरेंस, पूछा था वो अपन ने निकाल लिया लोअर एंड अपर सरफेसेस के बीच में, और एस्टीमेट द फ्रैक्शनल इंक्रीज, ये आपके एनसीईआरटी एग्जांपल का क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। एस्टीमेट द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द एयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द विंग रिलेटिव टू द लोअर सरफेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, विंग के नीचे अपर सरफेस में ज्यादा तेज चलती है, बोला है ना, फाइंड द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द एयर ऑन द अपर सरफेस। ऊपर एयर की स्पीड ज्यादा होती है, ऊपर भी तो उठाव होता है, मैंने आपको बताया, और वो कितनी ज्यादा है, कितना फ्रैक्शनल इंक्रीज है वो पूछा है। अब फ्रैक्शनल इंक्रीज क्या होता है, फ्रैक्शनल इंक्रीज होता है बड़ी वेलोसिटी माइनस छोटी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे बड़ी वेलोसिटी कहाँ है अपनी, बड़ी वाली वेलोसिटी अपन की कौन सी है, बड़ी वाली वेलोसिटी V2 है, तो V2 माइनस V1 अपॉन V एवरेज, ये होता है आपका फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वेलोसिटी। यही पूरी टर्म आपको इस क्वेश्चन में निकालनी है, तो यही इस पूरी टर्म की आपको वैल्यू निकालनी है जो फ्रैक्शनल इंक्रीज नीचे के कंपैरिजन में विंग के ऊपर में आया होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है V2 माइनस V1 अपॉन V एवरेज, ठीक है। चलो ओके, V2 प्लस V1, अरे एक काम करो ना, इसको आप 2, अब इसको सॉल्व मत करो, V2 को अभी, अब जैसे आपने इसको ऐसे, चलो 1.2/2 को ऐसे कैसे रहने दो, अब 0.6 कर दिया ना मैंने, ये मत करो, क्योंकि जो 2 है ना वो अपने काम की चीज है। देखो ये जो 1.2 का एसिडिस लिखो, और 1.2 के नीचे वाला जो 2 है वो इसके नीचे लगा दो, तो ये मेरी एवरेज वेलोसिटी बन गई ना, सम ऑफ वेलोसिटी अपॉन कितनी वेलोसिटी, 2 वेलोसिटीज है, तो एवरेज वेलोसिटी बन गई कि नहीं, V2 प्लस V1/2 एवरेज वेलोसिटी बन गई। एवरेज और फ्रैक्शनल इंक्रीज अलग है, वो बाद में बताता हूँ, वो अपने को निकालना है। अभी जो एवरेज वेलोसिटी V2 प्लस V1/2 आपको क्वेश्चन में दे रखी है, ये आपको दे रखी है क्वेश्चन में एज ये दे रखी है, ये दे रखी है 960 किलोमीटर पर आवर। 960 इसकी वैल्यू आपको उसको कन्वर्ट कर लेना, 960 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर पर सेकंड में, ये आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, पुट करो, ठीक। 1.2 ये पूरी मेरी V एवरेज है, तो ये हो जाएगी मेरी 960 इंटू 5/18, और साथ ही साथ अब देखो मैं यहाँ पे एक कुछ करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको V एवरेज से डिवाइड कर रहा हूँ, चलो अभी पुट मत करो, बाद में एक साथ पुट करते हैं, ठीक है। V एवरेज से डिवाइड कर रहा हूँ, और ये भी एक V एवरेज है, ये 1.2 को नीचे ले आओ, ये ऑलरेडी एक V एवरेज है, और मैंने एक V एवरेज से डिवाइड करा, एक V एवरेज से मल्टीप्लाई करूंगा, तो एक V एवरेज था और दूसरे से मैंने मल्टीप्लाई करा, तो 2 V एवरेज हो गए, V एवरेज का स्क्वायर, और एक जिससे मैंने डिवाइड करा वो नीचे रहेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ, है ना। तो ये पूरी टर्म मेरी क्रिएट हो गई, जो मुझे निकालनी है, तो ये मुझे पूरी टर्म निकालनी है। देखो अब आपको देखो सब कुछ पता है, यहाँ पे 5 इंटू 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4 और V एवरेज का स्क्वायर इंटू V एवरेज का स्क्वायर, और ये पूरी टर्म आपकी निकल गई यहाँ से V2 माइनस V1 अपॉन V एवरेज,
ठीक है। देखो ये पता है वी एवरेज की वैल्यू ये है, इसका आपको स्क्वायर करना है पूरी वैल्यू का और यहाँ पुट कर देना है, और ये सारी इतनी पूरी चीज को आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। बस वी एवरेज की जगह आपको ये लिखना है, ठीक है, यही आपकी वी एवरेज है। इसका स्क्वायर करके यहाँ लिख देना, नोट कर लीजिए, प्यारा क्वेश्चन था है ना। ऐसे एक और क्वेश्चन करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ऐसा एक और क्वेश्चन है भाई, वो भी देख लेते हैं जल्दी से। सेम मतलब ऐसा लगभग सेम क्वेश्चन है, अब वो थोड़ा इससे हल्का सा इजी है। उसमें बस ये है कि आपको मास निकालना है। मास मतलब पहले P2 माइनस P1 आपको निकालना है, मतलब प्रेशर डिफरेंस बर्नौली से निकालोगे। क्यों बर्नौली से निकालोगे? ऑलरेडी दो वेलोसिटी दे रखी है, तो P प्लस रो GH, इसमें भी फ्लाइट का ही केस है, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस, देखो रो GH तो कटना ही है, प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, रो GH कटेगा, P1 माइनस P2 निकालनी है, एक साथ कर लो, है ना, हाफ यानी रो बाय 2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, मैं उसको वहां ले जाता हूं माइनस में, ठीक है। चलो P2 माइनस P1 की आप ये मतलब डिफरेंस की वैल्यू चाहिए आपको, डेंसिटी दे रखी है क्वेश्चन में। हाँ, आप ले लीजिए लेवल फ्लाइट विद कांस्टेंट स्पीड एंड ईच टू विंग्स हैज एन एरिया इतना, अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द विंग इज, देखो अपर सरफेस यानी ज्यादा वाली वेलोसिटी आपको दे रखी है, ये बड़ी वेलोसिटी V2, डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी आपको 1 ही बोल रखी है, तो 1/2 हो जाएगा ये, तो V2 बड़ी वेलोसिटी आपको दे रखी है 270 को आप कन्वर्ट कर लो, V2 निकल जाएगा आपका 5/18 से, तो ये तो पूरा कट जाएगा 1836, तो 1 बार में लोगे 18 7 8 9 18 17 90, 5 बार में 15 30 45 60 75 मीटर पर सेकंड। V1 भाई कितनी दे रखी है? 234 इंटू 5/18 1836 54 18 हो जाए 1853 65 मीटर पर सेकंड आपकी छोटी वेलोसिटी दे रखी है। फिर आपके लिए कन्वर्ट कर दी 55 का स्क्वायर माइनस 65 का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करोगे आपका प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा। ये आपको सबसे पहले ये आपका आ गया। अब वही वाला केस लगाओ कि मैंने आपको बताया था जो प्रेशर डिफरेंस, सेम क्वेश्चन है, प्रेशर डिफरेंस है जो लिफ्ट मिलती है प्रेशर इनटू एरिया से, जिसको अपन एमजी के बराबर रखते हैं। तो यहाँ से आपको प्रेशर डिफरेंस मान लो यहाँ से सॉल्व करने में कुछ एक्स आया, एक्स यहाँ पे लिख दो। टोटल विंग एरिया होता है, एक विंग का एरिया आपको इस क्वेश्चन में 25 दे रखा है, तो दो विंग का एरिया 25 इंटू 25, सो एक विंग का एरिया 25 है, दूसरे विंग का एरिया 25 है, 25 प्लस 25 50। मास आपको निकालना है, जी की वैल्यू 10 ले लो, तो x यहाँ से निकल जाएगा आपका 50, आपको पता ही है, 10 आपको और पता ही है, तो मास आपका यहाँ से प्लेन का आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हो गया, नोट कर लीजिए, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यार, बढ़िया से। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, अब ध्यान से सुनते चलना, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है जो है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल ब्लॉक ऑफ एरिया is connected to a mass by a stick। देखो इसको मैंने आज चला फिगर नहीं बनाया, बट आई थिंक सो आपको ये फिगर आना चाहिए, पेपर में गिवन आना चाहिए, फिर भी मैं आपके लिए बना देता हूँ। यहाँ पे बना हुआ है बुक में, तो देखो ये आपकी एक फिल्म लगी हुई है, यहाँ पे ईटा का क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। यहाँ पे इस तरीके का आपको क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे एक पुली है और यहाँ से आपका एक मास कनेक्टेड है, ठीक है। ये फिल्म है ना। यहाँ से आप पहले देखो ईटा का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं आपके लिए। ईटा का फॉर्मूला यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला होता है अपना ईटा का, है ना। पहले मैं देख लेता हूँ यार क्या क्या दे रखा है। A metal block of an area इतना दे रखा है, connected to a mass via string that passes over an ideal pulley, a liquid with a film thickness of 0.30 mm। तो ये जो एक ऑयल फिल्म समझ लो, अभी फिल्म लगी हुई है, कोई फ्लूइड है, जैसे मान लो ऑयल वगैरह बिछा रखा हो फिल्म में, तो वो है आपका 0.30 mm की है, इसकी चौड़ाई है फिल्म की, ठीक है। इस प्लेस्ड बिटवीन ब्लॉक एंड टेबल, तो ये एक तरह से मान लो टेबल है और ब्लॉक के बीच में फिल्म है, ठीक। इसको जैसे रिलीज करोगे तो पूरा सिस्टम आगे मूव करेगा, और ये जो छोटा सा ब्लॉक मास, ये कितना है 0.01 kg का है, जिसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे mg निकल जाएगा 0.1 kg, 0.1 न्यूटन, ठीक है ना। 0.1 न्यूटन आ जाएगा। तो ये फोर्स की जगह, अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये एक तरह से क्या काम कर रहा है, ये आपका एक तरह से फोर्स ही तो है 0.1 न्यूटन, जो इस पूरे सिस्टम पे ये ब्लॉक नीचे की डायरेक्शन में लगा रहा है, तो फोर्स यहाँ पे क्या हो गया मेरा 0.1 न्यूटन। क्वेश्चन में आपको यूनिट के हिसाब समझते जा रहा है, इसमें लैंग्वेज थोड़ी हैवी यूज करी हुई है इस क्वेश्चन में, पर आपको समझना है। फोर्स दिख गया, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो फोर्स दिख गया, ये क्वेश्चन ना फॉर्मुला बेस्ड है, पहले मैं आपको बता दूं, तो फोर्स दिख गया तो यहीं पे पुट होगा ना यार, वो तो। और ऐसे भी आप समझ सकते हो पूरे सिस्टम पे फोर्स, यही तो ब्लॉक, यही तो मास लगा रहा है, तो यहाँ पे फोर्स का काम 0.1 न्यूटन यही कर रहा है।
लेंथ आपको कितनी दे रखी है। अब लेंथ से आपको दिमाग लगाना है कि लेंथ की यूनिट एक ही चीज के पास है, यहाँ पे 0.30 mm। और वैसे भी एक तरह से ना ये एल यहाँ पे एक तरह से फिल्म की थिकनेस ही होती है कि भाई ये जो विस्कस यहाँ पे फ्लूइड है उसकी थिकनेस वो कितनी है वही लिखनी है आपको। 0.3 इंटू 10⁻³ मैंने मीटर में कर दिया आपके लिए, तो करनी पड़ेगी वो तो ठीक। उसके बाद क्या दे रखा है भाई, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी, आपको वेलोसिटी दे रखी है 0.085 और एरिया नहीं दे रखा है, हाँ 0. इसका जो सरफेस इधर कांटेक्ट में है ब्लॉक और इस फिल्म का, वो एरिया आपको दे रखा है 0.1 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे आपका ईटा निकल के आ जाएगा जो आपको निकालना है। नोट कर लो, उसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। और कोई क्वेश्चन बचा क्या इस चैप्टर का, उनको मैं देख लूं, फिर वरना अपन थर्मल प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ेंगे इस चैप्टर में। अब आई थिंक सो है ना, देखो अपन ने क्या कर लिया, 3 क्वेश्चन ये हो गए, फुली लोडेड ये हो गया। हाँ चलो अब अपन बढ़ते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस की तरफ। तो आगे बढ़ते हैं थर्मल की क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको -20 डिग्री सेल्सियस की आइस को स्टीम में कन्वर्ट करना है जो 150 डिग्री सेल्सियस पे है। तो कन्वर्जन आपको आना चाहिए, ठीक है। इससे आपको काफी फॉर्मूला नॉलेज मिलेगी इस चैप्टर के, काफी कंसेप्ट आप एक ही क्वेश्चन में सीखने वाले हैं। आपको करना क्या है, -20 डिग्री सेल्सियस की आइस को 150 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 2 कंसेप्ट पता है, टेम्परेचर चेंज करते हैं तो ms डेल्टा टी वाली एनर्जी यूज होती है, हीट यूज होती है, फॉर्मूला वही वाला काम आता है। और जब फेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो उसमें अपन लेटेंट हीट वाला फॉर्मूला ml वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। लेटेंट हीट, वेपराइजेशन, फ्यूजन दोनों होती है। मैं अब करूंगा क्वेश्चन को समझ में आएगा। सबसे पहले देखो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पहले -20 डिग्री सेल्सियस की जो आइस है ना, वो सबसे पहले तो क्या करेगी, खुद को आइस ही रहने देगी, बस ये हो जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस। आपको यार चैप्टर में इतना तो पढ़ा, चैप्टर तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब आपको पता होगा कि ये अपने पढ़ा है कि पहले ना वो क्या करेगी, अपने टेम्परेचर को बढ़ाएगी धीरे धीरे, बहुत स्टेप्स में ये प्रोसेस होती है। तो आइस पहले -20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगी, फिर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये अपन ने उस ग्राफ में पढ़ा है, ठीक है, एक ग्राफ है इस चैप्टर में, वही पढ़ा है अपन ने कि भाई जब पहले अब ये आइस से वाटर में कन्वर्ट होगी तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस वाटर रहेगा, उसके बाद अब इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस वाटर होगा। अब वाटर क्या करेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रख के 100 डिग्री सेल्सियस इसकी स्टीम में कन्वर्ट होगा। फिर 100 डिग्री सेल्सियस अपना टेम्परेचर, तो 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में कन्वर्ट होगा। फिर अब ms डेल्टा टी वाली हीट यूज होगी और ये 150 डिग्री स्टीम में कन्वर्ट होगा। अब ध्यान से समझना, यहाँ से यहाँ मैंने टेम्परेचर बढ़ाया है, यानी टेम्परेचर चेंज किया है, तो यहाँ पे जो हीट इन्वॉल्व होगी वो ms डेल्टा टी होगी। इस तरह के क्वेश्चंस को अपन सीजीएस यूनिट में करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अपन यहाँ पे मतलब कुल मिला के अपन यहाँ पे सीजीएस यूनिट में करने वाले हैं। आप फिलहाल में अपन यहाँ पे सीजीएस, वो आपको क्वेश्चन में जो दिया हो तो अपन यहाँ पे सीजीएस यूनिट में करेंगे। ms डेल्टा टी मास आपको 100 ग्राम दे रखा है। अब आपको ये सब याद होना चाहिए कि यहाँ पे स्पेसिफिक हीट आइस की यूज होगी, क्योंकि ये भी आइस है, ये भी आइस है। ये ध्यान रखना, मेरे मुंह से जो की पॉइंटर्स है ना वो सुनते रहना कि दोनों अगर आइस है और आपने टेम्परेचर चेंज किया है तो आइस की स्पेसिफिक हीट होती है 1 इन टर्म्स ऑफ कैलोरी। कैलोरी है ना सीजीएस यूनिट में अपन लिखते हैं। देखो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है Q होता है अपना ms डेल्टा टी, जहां से आपका S होता है Q/m डेल्टा टी। तो S होता है आपका जूल पर केजी इंटू केल्विन, लेकिन यहाँ पे सीजीएस में कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस, तो वो यूनिट में अपनी 1 होती है आइस के लिए। S की वैल्यू आइस के लिए 1 होती है सीजीएस। डेल्टा टी देखो कैसे निकालेंगे, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो 0 माइनस ऑफ -20 डिग्री सेल्सियस, तो 0 माइनस ऑफ -20 यानी +20 है ना, +20। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 2000 कैलोरी, ठीक है। आगे चलो, आइस से वाटर में कन्वर्ट हो गया तो ये क्या होती है मेरी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ml वाला फॉर्मूला लगेगा। मास 100 ग्राम ही रहेगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है 80 कैलोरी पर ग्राम इंटू मतलब ml देखो Q होता है अपना ml, तो ml होता है जूल पर Q पर यानी जूल पर केजी, लेकिन कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस है ना, नहीं मास है ना जूल पर ग्राम, जूल पर सॉरी हाँ एक सेकंड, कैलोरी पर ग्राम है ना। तो सीजीएस में आपकी ये होती है 80, ठीक है ना। Q इज इक्वल टू ml होता है तो L की वैल्यू Q/m होगी, यानी ये हो जाएगा कैलोरी पर ग्राम इन
CGS 80 होती है इसकी वैल्यू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। फ्यूजन मतलब आइस से वाटर, ठीक है, आइस से वाटर। तो ये हो जाएगा मेरा 8000 केल्विन। ठीक, अब आप आइस वाटर से वाटर में ही रहे। अब देखो ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, तो एमएस डेल्टा टी यूज होगा क्योंकि टेम्परेचर चेंज हुआ है। तो क्यों होता है आपका एमएस डेल्टा टी मास 100 ग्राम है। एस वाटर के लिए कितनी होती है? वाटर के लिए एस की वैल्यू होती है 0.5, ठीक है। एस डेल्टा टी फाइनल 100 इनिशियल था 0, 100 माइनस 0 100, तो ये हो जाएगा 10 100 1000 और एक अपन डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 केल्विन, ठीक है। और नहीं, ये हो जाएगा अपना 1000 अपन ने क्या करा 100, इसको अपन ने 1/2 से करा तो आपको ये हो जाएगा 5000 केल्विन, ठीक है। आगे करो, वाटर को देखो स्टीम में कन्वर्ट किया तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्यों आ जाएगा यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन MLV, मास 100 ग्राम में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है 540। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 54,000 केल्विन। लास्ट क्यों होता है एमएस डेल्टा टी क्योंकि टेम्परेचर चेंज हुआ है। एम एस क्या है यहाँ पे स्टीम, स्टीम के लिए मोर प्रिसाइजली 0.48 होता है, बट अपन 0.5 भी लेके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 0.5 ही ले लेते हैं राउंड अप में, बाकी प्रिसाइजली 0.48 होता है। डेल्टा टी 100 माइनस मतलब है ना फाइनल 150 माइनस 100 50, ठीक। तो ये हो जाएगा 5000 इंटू 1/, ये हो जाएगा 2500। अब इसका आंसर आपको कैसे मिलेगा? अब एक कैलोरी में जो मैंने अलग अलग वैल्यूज तो निकाली ना, 2000 कैलोरी, 8000, 8 और 2 10,000 कैलोरी, ठीक है, 10,000, ये हो गई 5000, 15,000 कैलोरी, 15,000 प्लस 54,000 जोड़ोगे, उसमें 2500 जोड़ोगे, तो इन सबको जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा। उस आंसर को आप ये आंसर आपको कैलोरी में आएगा, किलो कैलोरी में निकालना चाहो तो 1000 से डिवाइड कर देना, बस आपको वही आंसर निकालना था। कन्वर्ट करना मतलब वो कितनी एनर्जी टोटल लगी वही आपको निकालना है। इन सो जो मैंने जो 2 लाइन करके मतलब जो आंसर निकाले ना सबको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं यार, बढ़िया से नोट करते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए। क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपना अगला क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से है जो कि कह रहा है, देखते भाई, रेलवे लाइंस आर लेड। आपको पता है रेलवे लाइंस के बीच में गैप्स छोड़े जाते हैं क्योंकि एक्सपांशन, गर्मियों में रेलवे लाइंस फूलती है मतलब एक्सपांड करती है। तो क्या करें, उस जगह अगर नहीं छोड़ोगे तो वो एक के ऊपर एक आ जाएगी जिससे एक्सीडेंट्स के चांसेस होते हैं। तो दैट्स व्हाई देयर आर जो अपन जो गैप्स होते हैं वहां प्रेजेंट होते हैं, जो वहां पे छोड़े जाते हैं जिस तरह से वो उसको फिल होने के लिए एक स्पेस मिलती है, ठीक। तो ये इसका कंसेप्ट है। इफ द गैप बिटवीन स्टील रेल्स, स्टील की पटरियों के बीच में आपको गैप दे रखा है, वो गैप जो है, गैप आपको दे रखा है कितना 6.63 सेंटीमीटर। कन्वर्ट कर लो उसको मीटर में, 6.63 इंटू 10⁻² मीटर। और आपको लेंथ जो पूरी की पूरी लेंथ दे रखी है पटरी की वो 66 मीटर है, 66 मीटर है, ठीक है। और इनिशियल टेम्परेचर आपको दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब कब इनिशियल टेम्परेचर डेल्टा टी यूज होता है। आपको फॉर्मूला यहाँ पे जो यूज होने वाला है वो यहाँ पे है डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी, लीनियर एक्सपांशन का फॉर्मूला है ये अपना। तो डेल्टा टी आता है तो उसका इनिशियल टेम्परेचर आपको 10 दे रखा है डिग्री सेल्सियस में, चेंज निकालना है तो केल्विन में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या टेम्परेचर फाइनल में करूं, कितना फाइनल टेम्परेचर बढ़ जाए, बोलते ना टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण ये फिल होगा गैप, तो कितना टेम्परेचर फाइनल हो जाए जिससे ये जो गैप है जस्ट टच हो जाए, जस्ट ये गैप फिल हो जाए। तो कितना टेम्परेचर बढ़ा, मतलब फाइनल क्या टेम्परेचर होना चाहिए जिससे गैप फिल हो जाए, यानी उस पटरी में क्या मतलब पटरी की डेल्टा एल कितना आएगा वहां पे, क्वेश्चन यहाँ पे ये है, ठीक है। डेल्टा एल यहाँ पे कितना आएगा पहले आप वो सोचो। बोला है कि मैं कितना टेम्परेचर कर दूं जिससे ये गैप जस्ट फिल हो जाए। अब गैप फिल हो जाने का मतलब मान लो इतना गैप है, ये इतना गैप छोड़ रखा है, ये पूरी पटरी है उसमें इतना गैप है, तो अगर ये इतना गैप फिल हो गया तो यही तो मेरा डेल्टा एल है। डेल्टा एल लेंथ में कितना चेंज आया, तो पटरी में लेंथ के अबाउट, लेंथ यानी इतनी है ना, इतनी लेंथ छोड़ी हुई थी तो चेंज कितना आया लेंथ में, इतनी लेंथ भर गई, तो यही अपना डेल्टा एल है। एक तरह से चेंज क्या आया, तो यही हमारा एक तरह से पता है क्या होगा, ये आपको इसलिए दे रखा है, घुमा के दे रखा है गैप, बट ये गैप ही आपका डेल्टा एल है और ये कितने टेम्परेचर पे होगा वही आपको निकालना है। तो इस फॉर्मूले में डालो, आपको डेल्टा टी निकालना है, उसको अलग कर लो, डेल्टा एल बाय अल्फा एल, डेल्टा की टी फाइनल माइनस टी इनिशियल आपको 10 दे रखा है, डेल्टा एल कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, डिफरेंस है ना यहाँ पे, ठीक है, मतलब कन्वर्ट नहीं करना आपको यहाँ पे, ठीक है। तो टी फाइनल हो जाएगा डेल्टा एल 6.63 इंटू 10⁻²। अल्फा की वैल्यू आपके पास यहाँ पे दे रखी है, तो बताता हूँ दे रखी है यहाँ पे,
जो कि है अल्फा 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 आपको दे रखा है 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ठीक, ये दे रखा है। और यार वैसे भी समझो ना, इन दोनों का डिफरेंस है डिग्री सेल्सियस में होता, यहाँ पे LHS आपका डिग्री सेल्सियस में होता है ना। मान लो अभी मैंने 10 को नहीं लेके आ रहा, मान लो T फाइनल माइनस 10 है कहीं, तो ये पूरी वैल्यू डिग्री सेल्सियस में, और इसकी यूनिट क्या होती है, ये मेरी जो होती है डिग्री सेल्सियस इनवर्स में होती है, तो ऊपर आएगा तो डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, इधर से दोनों तरह से डिग्री सेल्सियस काट लेंगे, ठीक। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया। L कितना है 66 मीटर है, इसको सॉल्व करोगे और 10 को आप उधर प्लस कर देना, T फाइनल आपका आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्लीज आप कर लीजिएगा, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है आपको भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मस्त है एकदम, वो भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को दो मतलब मिक्सचर है, मतलब दो पानी के ऐसे दे रखे हैं आपको पतीले टाइप, जिसमें एक में 2 किलो पानी है, एक में 1 किलो पानी है। इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है। ये A है, ये B है, ये भी पानी है और ये भी पानी है। देख लीजिए क्वेश्चन है ये अपना। अब यहाँ पे आपको निकालना बेसिकली ये है कि मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा जब मैं इन दोनों को मिक्स कर दूंगा। तो आप कई अब अपने दिमाग में आ सकता है कि मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा, 90 + 40 अपॉन 2, एवरेज मीन निकाल दोगे। जैसे वो आप कर सकते हो, पता है कब, 90 + 40 कितना होता है 130, उसको 2 से डिवाइड करो 65 आता है। 65 मिक्सचर का टेम्परेचर कब होगा, वो अगर आप यहाँ पे निकाल दो तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का मास अलग है। पहले आप देखो, ये कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है, जिसका मतलब होता है हीट। पहले आप ऐसे नॉर्मल समझो, वो डिवाइडेड बाय 2 करना गलत है, वो हम आपको आखिरी में बताता हूँ। हीट लॉस पता होगा आपको, जो गर्म बॉडी होती है वो हीट को लॉस करती है, और जो ठंडी बॉडी होती है वो उस हीट एनर्जी को गेन करती है। हीट लॉस बाय हॉट बॉडी, गर्म बॉडी लॉस करेगी, हॉट बॉडी उतनी ही हीट कौन करती है, हीट गेन कर लेती है कोल्ड बॉडी, हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी, ठीक है, ठीक। अब हीट लॉस इसको अपन ms डेल्टा टी से बताते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखना इधर ये फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। अब ये भी वाटर है, दोनों की वाटर के लिए तो भाई ये स्पेसिफिक हीट तो एक तरह की वैल्यू होती है एक सब्सटेंस की, तो वाटर के लिए तो दोनों जगह दोनों है ही वाटर, कट जाएगी। मास, अब देखो ध्यान से देखना, मास जो है ना दोनों का अलग है, तो A का मास अलग है, B का मास अलग है। डेल्टा टी A के लिए अलग है, B के लिए अलग है। A का मास 2 किलो है, डेल्टा टी ध्यान से सुनना, देखो जिसका इनिशियल टेम्परेचर 40 डिग्री है, मिक्स करोगे 90 डिग्री सेल्सियस वाले के साथ, तो ठीक है क्या हो जाएगा, उसको मिक्स करोगे तो 40 डिग्री सेल्सियस को 90 डिग्री सेल्सियस वाले के साथ मिक्स करोगे, तो मिक्सचर का जो फाइनल टेम्परेचर होता है ना, वो कम वाले टेम्परेचर से ज्यादा होता है और ज्यादा वाले टेम्परेचर से कम होता है। मतलब इन दोनों टेम्परेचर के बीच में लाई करता है मिक्सचर का टेम्परेचर। तो मिक्सचर का टेम्परेचर हमेशा इस 40 डिग्री से ज्यादा ही होगा, कम वाले से ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो 40 डिग्री से फाइनल जो मिक्सचर का टेम्परेचर है T, जो मुझे निकालना है, उसमें से आप जब 40 को माइनस करोगे तब डेल्टा टी मिलेगा। यानी जो ये 40 यहाँ पे कम टेम्परेचर होगा, मिक्सचर का टेम्परेचर 40 से ज्यादा होगा, तो बड़े में से छोटा माइनस होगा। और अगेन B का मास 1 है, अब इसका मास 90 डिग्री है, मिक्सचर का मास ज्यादा वाले से कम होता है, तो मिक्सचर का मास अगर T है तो 90 बड़ा है, तो उसमें से T छोटा वाला माइनस होगा। अब देखो सॉल्व करो उसको, 2T - 80 = 90 - T, इसको करो 3T, 80 और 90 170, इसको डिवाइड कर दो 170/3, 3 6 जा 3 5 15, 2 बचेगा, 0 आएगा, 6 जा 18, 2 बचेगा, 56.67 अपना केल्विन आ जाएगा ना। क्या केल्विन ही ना, क्या है एक बार मैं देख लेता हूँ। बाकी हाँ, अब इसको अगर ध्यान से देखो, डिग्री सेल्सियस है ना यहाँ पे, चलो अभी फिलहाल में आप केल्विन नहीं लिखोगे, क्वेश्चन में गिवन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, तो ध्यान से आप समझे कि मैंने क्या करा यहाँ पे। अब अगर यह मास सेम होता ना, तो मास से मास भी कट जाता। अब इसी क्वेश्चन में आप क्या करो, दोनों का मास 2 ले लो या दोनों का मास 1 ले लो, और तब मास से मास भी काट दो, तब आपका आंसर मीन वाला। तो एक काम करो ना, मैंने मीन अभी आपको 65 निकाल के बताया, तो दोनों का मास क्या कर लो, आप सेम कर लो, ठीक है, और तब निकाल के देखो आंसर 65 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे 65 नहीं आया, ये दोनों का मास अलग है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, आगे करते हैं यार, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इसी चैप्टर से। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अब ऐसे ही आप पूरी बुक के अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, और ट्राई कर रहे हैं वीडियो छोटे से छोटा रहे। चलो
जल्दी आगे बढ़ते हैं, अच्छे से समझते चलेंगे, ठीक है। हाँ, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। अब बढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन। नहीं, इस चैप्टर का एक क्वेश्चन बाकी है ना, इस चैप्टर का काफी प्यारा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। वो है अपना स्टेडी स्टेट कंडक्शन के ऊपर। इसमें आपको दे रखा है फिगर कुछ इस तरीके का, ये आपका, ये देखना, आपके दो एंड्स है, ये एंड आपका ज्यादा फर्नेस है गर्म वाला, और ये आपका कम वाला है विच है 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे ये आपकी स्टील रॉड लगी हुई है, मैं एस से लिख रहा हूँ स्टील रॉड को, और ये कॉपर है, ठीक है। स्टील रॉड कॉपर रॉड ऐसी लगी हुई है। अब बोला है कि सिस्टम आपका स्टेडी स्टेट कंडक्शन, स्टेडी स्टेट में है, तो बोला है टेम्परेचर आपको स्टील कॉपर जंक्शन, यानी इस जंक्शन का आपको टेम्परेचर बताना है, और बोला गया है सिस्टम आपका स्टेडी स्टेट पे है। स्टेडी स्टेट मतलब हर एक क्रॉस सेक्शन से dq by dt जो रेट है वो सेम हो गया, यानी जितना स्टील से dq by dt हीट पास हो रही होगी, अमाउंट dq by dt हीट का जो रेट है, हीट करंट है, उतना ही कॉपर से भी पास हो रहा होगा। जब स्टील के अपने ही अलग अलग सेक्शन में कुल मिला के अपन dq by dt को स्टील वाला और कॉपर वाला सेम रख सकते हैं, क्योंकि दोनों से जो स्टील से निकलेगी dq by dt वही कॉपर में जाएगी। समझ गए? इतना आप याद रखना, ठीक है। बाकी आपने डीप में पढ़ा होगा चैप्टर में, कंसेप्ट है पूरा बड़ा सा, ठीक है, बढ़िया कंसेप्ट है। अब इसको देखो आप, dq by dt का फॉर्मूला क्या होता है, k a dt अपॉन, अब मतलब यहाँ पे छोटी वैल्यूज नहीं ज्यादा, डेल्टा टी लिख लेते हैं बाय एल, k a डेल्टा टी बाय एल। अब मैं देख लेता हूँ, ये स्टील के लिए, ये कॉपर के लिए है, ये स्टील के लिए है, ये कॉपर के लिए है, स्टील कॉपर स्टील कॉपर। अब ठीक है, ये दोनों dq by dt के फॉर्मूला सेम ही फॉर्मूला है, dq by dt का फॉर्मूला होता है जो दोनों के लिए बराबर है। अब देखो, ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, जो आपको स्टील के लिए दे रखी है यार 50.2, और कॉपर के लिए, ओके एक सेकंड, कॉपर स्टील के लिए, स्टील के लिए आपको दे रखी है कितनी, 50.2 स्टील के लिए। देखो, और बोल एरिया, देखो एरिया के लिए बोल रखा है कि लेंथ ऑफ, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ स्टील कॉपर जंक्शन स्टेडी स्टेट ऑफ सिस्टम शोन इन फिगर, ठीक है। लेंथ ऑफ स्टील रॉड इतना है, ठीक है, ठीक है। तो आपको इस यहाँ पे एरिया, जो एरिया है वो स्टील रॉड का ट्वाइस है एज कम्पेयर टू कॉपर, और डेल्टा की मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, दोनों का एरिया जो है ना, स्टील का और कॉपर का, तो स्टील कॉपर का जो एरिया ए है और स्टील का ट्वाइस है उसी के एरिया के, ठीक है। तो डेल्टा टी आप कैसे निकालोगे स्टील के लिए, आप जंक्शन में इस साइड का टेम्परेचर ज्यादा है, इस साइड का टेम्परेचर ज्यादा है, तो स्टील क्या होगा, यहाँ पे देखो कैसे लिखोगे, तो 300 वाला टेम्परेचर ज्यादा होगा स्टील के लिए, क्योंकि स्टील इस 300 वाले से कनेक्टेड है, तो स्टील के लिए 300 वाला टेम्परेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब 300 ज्यादा टेम्परेचर होगा ना। और मैंने जैसे बताया कि ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस करते, और जंक्शन का जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा वाले टेम्परेचर से कम होगा और कम वाले टेम्परेचर से ज्यादा होगा, ठीक है। और जंक्शन स्टील वाला 300 के पास है, तो स्टील वाले के लिए ज्यादा वाला टेम्परेचर 300 होगा, तो स्टील के लिए ज्यादा वाला टेम्परेचर 300 होगा और कम वाला जंक्शन का टेम्परेचर होगा। समझ गए? लेंथ ऑफ स्टील रॉड आपको कितनी दे रखी है, लेंथ ऑफ स्टील रॉड आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है। यूनिट वगैरह आप नहीं भी करोगे कन्वर्ट तो कट जाएगी, ठीक है, सेंटीमीटर कट नहीं है। कॉपर आपको कितना, कॉपर का 385 दे रखा है कंडक्टिविटी, एरिया इसका ए है तभी उसका 2a था। डेल्टा जी कॉपर के, कॉपर अब क्या है ना, जैसे कि देख रहे हो आप, कॉपर आपका इसके पास है, इसके 0 डिग्री सेल्सियस वाले के पास, तो इसके लिए क्या होगा, अब जंक्शन का टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि ये कम वाले टेम्परेचर के पास है कॉपर, तो T - 0 अपॉन इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है कॉपर रॉड की 10 सेंटीमीटर। अब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे, ए से ए कट जाएगा, T की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी, सॉल्व कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। ये हो गया अपने थर्मल प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते, ठीक है। ये क्वेश्चन अपन ने देख लिया, जिसमें अपन ने देखा, और यहाँ पे आप कंफ्यूज मत करो कि कॉपर का 0 के साथ क्या कनेक्शन है, उसका अपन ने क्यों लिया, वो पूरी अटैच है क्वेश्चन में, ठीक है। तो कॉपर के लिए 0 कम वाला टेम्परेचर, इसलिए जंक्शन का टेम्परेचर उसके लिए ज्यादा है, इसके लिए 300 ज्यादा था, स्टील के लिए तो 300 माइनस टी करा। नोट कर लो। अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं यार, चलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अब आगे थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, थर्मो का क्वेश्चन है, थर्मो। चलो, थर्मोडायनेमिक्स से अपना क्वेश्चन आने वाला है भाई अब, जो कि है, ये हो गया था, इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ गैस एडियाबेटिकली फ्रॉम इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट बी। इसमें देखो फर्स्ट लॉ यूज होगा, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। तो अगर इक्विलिब्रियम, अगर मैं एडियाबेटिकली स्टेट चेंज कर रहा हूं, तो डेल्टा क्यू 0 होता है एडियाबेटिक में, तो फर्स्ट प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू आपको बोला एडियाबेटिकली प्रोसेस की गई है, तो डेल्टा क्यू 0 हो गया, मतलब आपका डेल्टा यू बराबर हो गया माइनस डेल्टा डब्ल्यू के,
ठीक है, और आपको ये आपकी इक्वेशन हो गई। ठीक है, दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि अब आगे बोल रखा है कि भाई ये तो अपनी पहली प्रोसेस हो गई जो अपन ने करी एडियाबेटिकली। अब बोला गया है स्टेट ए टू अनदर स्टेट बी, है ना, ये हो गया। एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू इतना जूल इज डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, अब इधर जो वर्क डन किया गया है वो आपको दे रखा है, एंड चेंजिंग द स्टेट ऑफ अ गैस एडियाबेटिकली फ्रॉम एन इक्विलिब्रियम स्टेट टू एन अनदर इक्विलिब्रियम। हाँ, तो यहाँ पे जो आपका वर्क डन है वो आपको दे रखा है माइनस का, इधर आपको जो वर्क डन दे रखा है वो हो जाएगा आपका माइनस का 22 पॉइंट नेट हीट अब्सॉर्ब विद द सिस्टम इज इतना, हाउ मच इज द नेट वर्क डन इज। ठीक है, तो आपको दे रखा है ये आपका इतना जूल। ठीक है, डेल्टा यू आ गया क्योंकि वर्क डन आपको दे रखा है क्वेश्चन में, और पहली प्रोसेस है ये, अपन बात कर रहे हैं ए से बी के तरफ अपन जब जा रहे हैं। ठीक है, तो आपकी डेल्टा यू प्रोसेस ए टू बी अपन जा रहे हैं, तो डेल्टा यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू माइनस में है, तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू आपको दे रखी है पहली प्रोसेस के लिए। अब दूसरी प्रोसेस जब अपन बी टू ए जा रहे हैं, तो अब उसमें भी आपको यही फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, उसमें इफ द गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू बी वाया अ प्रोसेस इन विच द नेट हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इज। अब सेकंड प्रोसेस के लिए आपको हीट दे रखी है 9.35 कैलोरी, कैलोरी यानी 1 कैलोरी में 4.2 जूल, या मोर प्रिसाइजली 4.19 जूल होते हैं। क्वेश्चन में आपको 4.19 लेने को कहा है। ठीक है, अब डेल्टा यू आपको पता होगा इज अ स्टेट फंक्शन, तो चाहे आप पाथ पे वो डिपेंड नहीं करता, पाथ आपका पहला ए टू बी है, दूसरा बी टू ए, तो ए टू बी में जो डेल्टा यू होगा वही आपका बी टू ए के लिए होगा क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है। तो यहाँ पे डेल्टा यू आपका सेम रहेगा दूसरी प्रोसेस के लिए। ठीक, अब आपको बोल रखा है, ठीक है, रुको एक सेकंड, वर्क डन अमाउंट ऑफ वर्क डन इतना इज डन ऑन द सिस्टम। ओके ओके, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो पहली प्रोसेस में देखो एक माइनस तो ये आपका फॉर्मूले का यहाँ रहेगा ही रहेगा, दूसरा माइनस भी आएगा। ये वाला माइनस कौन सा है जो मैंने बाहर लगाया है, ये यहाँ का माइनस है, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस है, और अंदर जो माइनस है ना वो मैंने इसलिए लगाया है कि बोल रखा है आपका वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो अपन ने पढ़ा है वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव होता है, तो अंदर आपका ऑलरेडी एक डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव रहेगा और ये बाहर फॉर्मूले का माइनस आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो डेल्टा यू आपका प्लस बनेगा, है ना। ये ध्यान रखना ये वर्ड को पढ़ना क्वेश्चन के थर्मोडायनेमिक्स में, हर चैप्टर में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए आपको। डेल्टा डब्ल्यू आपको यहाँ पे निकालना है, सॉल्व कर लोगे, इसमें से इसको माइनस मतलब इसको यहाँ पे ले जाना कि भाई 9.35 इंटू 4.19, इसमें से आप माइनस कर देना 22.3 को, आपका वर्क डन आ जाएगा जो आपको निकालना है। ठीक है, इफ द गैस इज टेकन फ्रॉम दिस इन, ठीक है, हाउ मच वर्क इज, ठीक है, लेटर केस में वर्क डन बताना था जो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, नोट कर लीजिए, थर्मोडायनेमिक्स से नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। अब वो जो क्वेश्चन है ना यार, वो अपना आइसोथर्मल क्या जो वर्क डन की इक्वेशंस है उस पे बेस्ड है। तो हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन देखा था। अब यहाँ पे आपको ln की वैल्यू देखो, उसमें पता है आपको लॉग आता है, तो यहाँ पे आपको नेचुरल लॉग की वैल्यू दे रखी है, यानी आपको 2.303 वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना, क्योंकि उसमें अपने नेचुरल लॉग को कन्वर्ट कर दिया था लॉग 10 में, लेकिन यहाँ पे आपको नेचुरल लॉग वाले फॉर्मूला ही लेना है। ठीक है, तो वर्क डन होता है फॉर आइसोथर्मल 2.303 नहीं लिखोगे, डायरेक्ट ln वाला, nRT ln v फाइनल बाय v इनिशियल, ये फॉर्मूला होता है आइसोथर्मल के लिए वर्क डन का। तो देखो अब ध्यान से सुनना, आपको n यहाँ पे दे रखा है 1 किलोग्राम मोलिक्यूल, आपको दे रखा है 1 किलोग्राम मोलिक्यूल ऑफ अ गैस, है ना, 1 किलोग्राम मोलिक्यूल ऑफ अ गैस है 400 केल्विन एक्सट्रा आइसोथर्मल अंटिल इट्स वॉल्यूम इज डबल। तो 1 किलोग्राम मतलब मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, मतलब समझ लो यहाँ पे आपको मोल ही लेना है, 1 किलोग्राम मोलिक्यूल। ठीक है, तो मतलब आपको n की वैल्यू 1 दे रखी है, यानी एक तरह से 1 किलो मोल दे रखा है आपको, यहाँ पहले मॉलिक्यूल लिखा है बट आपको एक तरह से आपको समझना का 1 किलो मोल दे रखा है, 1 किलो मोल दे रखा है, और R की वैल्यू आपको दे रखी है 8314। अब ध्यान से समझना, आप यहाँ पे R की वैल्यू जो है ना, ये आपकी ये R की वैल्यू की यूनिट पता है क्या है, किलो मोल इनवर्स जूल किलो मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये जूल किलो मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स में, तो ये किलो मोल और ये किलो मोल इनवर्स, तो दोनों कट जाएगा, इसलिए है ना इसको किलो मोल में ही अपने को पुट करना है 1 को। ठीक है, तो ln v फाइनल जो है ना आपका वो ट्वाइस हो गया v इनिशियल के, तो आपका कट जाएगा v से v, तो 1 इंटू मतलब 1 लिखने की क्या जरूरत, 8314, और यहाँ पे ln2 की वैल्यू दे रखी है nRT, और यहाँ पर t तो लिखा ही नहीं यार, t तो लिखो, t आपको यहाँ पे दे रखा है कितना 400 केल्विन, 400 केल्विन लिख दो यहाँ पे यार, 400 इंटू 400, और ln2 बचा क्या, ये हो गया 1 तो लिखना नहीं, 8314 इंटू 400, ln2 0.6 समथिंग दे रखा है ना, 0. कितना दे रखा है यार 0.693, इसको तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए यार,
वर्क डन है जूल में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी जूल में था, नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आने वाला है यार, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिसको बोला गया भाई टेकन। देखो इस क्वेश्चन में फिगर आपको गिवन आएगा क्योंकि साइकिल वाला क्वेश्चन है। देखो इस तरीके का फिगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये आपको इस तरीके की साइकिल दे रखी है, ऐसे 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 ऐसे, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस साइकिल है, यह आपका 300 सीसी है, क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका 100 सीसी है, यह आपका यहाँ पे है 100 किलो पास्कल, ठीक है, एकदम इसकी ये आपको 100 किलो पास्कल दे रखा है, और ऊपर वाला आपको थोड़ा अच्छा सीधा बनाइएगा, ये 300 किलो पास्कल। पीवी ग्राफ है, प्रेशर आपको पास्कल के किलो पास्कल में दिया है, वॉल्यूम आपको क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया है, सीसी, ठीक है। अब आपको निकालना है, यहाँ पे आपको बोला है कि भाई साइक्लिक प्रोसेस PQRS यानी डायरेक्शन, देखो ध्यान से, डायरेक्शन अगर आप ध्यान से देखो तो एंटी क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है हमेशा यहाँ पे जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा। वर्क डन अंडर साइकिल क्या होता है, पीवी ग्राफ की साइकिल के अंदर इतना ये वर्क डन, ये पूरा वर्क डन देता है पीवी ग्राफ के अंदर साइकिल का एरिया, वो वर्क डन देता है, लेकिन नेगेटिव आएगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज होता तो पॉजिटिव आता, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो तो नेगेटिव आएगा। तो मुझे वर्क डन निकालना है तो वो हो जाएगा एरिया अंडर साइकिल। अब आप अगर लॉजिक जानना चाहो एरिया ऑफ साइकिल कि भाई ऐसा क्यों होता है, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव क्यों होता है, तो आप ऐसे निकाल लीजिएगा, हमेशा अपने को माइनस करना होता है। अब ध्यान से देखना, अब पहले तो साइकिल यहां से स्टार्ट हो रही है पी से, तो इस एरिया में से ये फर्स्ट एरिया है, साइकिल यहां से स्टार्ट हो रही है और बाद में ऊपर पहुंचेगी, ये वाला एरो बाद में आएगा ऊपर वाला, और ये बड़ा एरिया, ये वाला वर्टिकल लाइंस कभी भी कोई एरिया कवर नहीं करती, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ही कवर करती है। तो ये पहला तो ये एरिया आएगा ना, छोटा वाला नीचे वाला, क्योंकि एरो यहां से चालू हो रहा है, पी यहां से कर्व PQRS, पी यहां से चालू हो रहा है ना, PQRS पी से चालू हो रहा है, तो पहले ये आएगा छोटा एरिया और बड़ा एरिया, छोटे एरिया में से बड़ा एरिया माइनस होगा जब ये आंसर नेगेटिव आ रहा है। और आप चाहो तो करके भी देख लेना, बड़े एरिया में से मतलब ये यहां से लेकर यहां तक का पूरा एरिया, मतलब बड़े स्क्वायर के मतलब बड़े रेक्टेंगल के एरिया में से छोटे वाले को माइनस करना, मतलब सॉरी छोटे में से बड़े वाले को माइनस करना, आंसर आ जाएगा। लेकिन फिलहाल में मैं डायरेक्ट इस साइकिल के अंदर का एरिया ले रहा हूँ, आपको लॉजिक जानना था इसलिए मैंने बता दिया। अगर आप वही करते क्लॉकवाइज तो बड़े में से छोटा माइनस होता तो पॉजिटिव आ जाता, ठीक है। एरिया ऑफ साइकिल इसके अंदर कर्व का होता है, तो मैं डायरेक्ट तभी वही कर रहा हूँ, बाकी लॉजिक मैंने आपको बता दिया। लेंथ इनटू ब्रेथ ओवर रेक्टेंगल है, लेंथ यहाँ पे कितनी है, लेंथ देखो 300 सीसी माइनस 100 सीसी, 200 सीसी, 200 सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर है ना, ये हो गया सेंटीमीटर की पावर 3, तो मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे सेंटीमीटर की पावर 3, 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होते हैं, उसकी पावर 3, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है ब्रेथ आपको दे रखी है 300 माइनस 100, 200 किलो पास्कल, तो एक मतलब पास्कल में कन्वर्ट करना है किलो को, तो किलो को क्या करोगे 1000 से मतलब यहाँ मल्टीप्लाई करा दोगे तो पास्कल में हो जाएगा। इस पूरे सॉल्व करना, 200 इंटू 10⁻⁻6, 2 इंटू 10⁻5, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 10⁻7-1, तो आई थिंक 40 जूल आ रहा है, और मन से आप यहाँ माइनस लगा देना, रीजन लिख देना बिकॉज द साइकिल इज एंटी क्लॉकवाइज। रीजन आपको और डिटेल में करना हो तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं यार, चलो हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है अपना यार, एक क्वेश्चन में अपना फ्लूइड्स का रह गया था, वो अपन अब करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं जल्दी से। अब वो जो क्वेश्चन है ना यार, वो कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पे आपको क्या रखा है, एक मेटालिक स्फीयर है जिसका मास m है, वो ग्लिसरीन में फॉल हो गया विद टर्मिनल वेलोसिटी vt। अगर इफ वी ड्रॉप अ बॉल ऑफ मास 27 है, अब ध्यान से सुनना, एक बॉल है जो एक ग्लिसरीन जैसे विस्कस लिक्विड में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अब आपको बोल के रखा है अगर मैंने उसका मास 27 गुना कर दिया तो सेम मेटल का इन द कॉलम ऑफ ग्लिसरीन, तो उसकी नई टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, vt। टर्मिनल का फॉर्मूला क्या होता है वो पता होना चाहिए, 2/9 r² g सिग्मा माइनस रो बाय ईटा, ये फॉर्मूला होता है। अब आप देखोगे बोलोगे मास का तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो कैसे यहाँ पे मास चेंज होने से मतलब टर्मिनल वेलोसिटी नहीं होती चेंज, लेकिन होगी, क्योंकि बोल रखा है पर्टिकुलर मेटल है, क्वेश्चन में बोल रखा है एक ही मेटल है, उस मेटल की बॉल का जो मास है वो आपने m से 27 m कर दिया, तो अब अगर उस पर्टिकुलर मेटल की डेंसिटी को तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि मेटल्स की डेंसिटी फिक्स, मतलब डेंसिटी तो फिक्स होगी ना भाई सब्सटेंस की,
वो थोड़ी ना बदल जाएगी। और डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, तो अगर मास को 27 गुना कर दिया, ये 27 गुना हो गया, तो वॉल्यूम भी 27 गुना हो जाएगा, ताकि 27 कट जाए और मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी कांस्टेंट रहे। क्योंकि मटेरियल की डेंसिटी थोड़ी ना बदलेगी, उसको कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम भी 27 गुना होगा। तो इनडायरेक्टली उन्होंने मास 27 गुना करा, मतलब वेलोसिटी वॉल्यूम भी 27 गुना हो गया है, यानी उस बॉल का उन्होंने वॉल्यूम भी बढ़ाया है। फाइनल वॉल्यूम हो गया है 27 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। स्फेरिकल बॉल है तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर फाइनल का क्यूब टू 27 इंटू 4/3 पाई आर इनिशियल का क्यूब। 4/3 पाई कटेगा, आर फाइनल बाय आर इनिशियल का होल क्यूब आप करो 27, तो आर फाइनल बाय आर इनिशियल की वैल्यू आपको मिलने वाली है 3। अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या क्या दे रखा है यार, यहाँ पे मैं देख लेता हूं। अब मान लेते हैं आर इनिशियल आपका आर के बराबर था, तो आर फाइनल आपका 3r के बराबर हो गया। तो वही आपको फाइनल टर्मिनल निकालनी है, वीटी डैश निकालनी है। तो वीटी क्या थी, इतना था, क्योंकि उस टाइम से बाहर ही था, तो वीटी इनिशियल तो यही होगी सिर्फ वीटी डैश निकालोगे। तो जब आपने क्या करा, आपका रेडियस चेंज हो गया, 3r हो गया, 3r पुट करो, 3r का स्क्वायर जी, ये हो जाएगा 9r², तो 9 को बाहर ले लो, इंटू 2/9 ईटा r² जी सिग्मा माइनस रो। तो 9 टाइम्स हो गया मेरा वीटी, है ना, 2/9 r² जी सिग्मा, ठीक है। तो 9 टाइम्स हो गई मेरी टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है यार। एक सेकंड इन खत्म हो गई, है ना, बड़ा नोट कर लीजिए। 9 को मैंने बाहर लिया तो मेरी 9 टाइम, दिख नहीं रहा हूं, बताता हूँ, 9 टाइम्स हो गई मेरी टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये देखो चेंज आया है उसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर अपन बढ़े तो जल्दी से शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना आपका, वो है अब केटीजी पे आ जाते हैं अपन, केटीजी के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ठीक है। केटीजी के क्वेश्चंस में आपको बोल रखा है, सबसे पहले देखो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन देख लो पहले। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अपने को सबको पता है, एनआर जिसमें कांस्टेंट रहता है। सबसे पहले देखो दो तरह के ग्राफ के स्लोप आते हैं आपको, वीटी ग्राफ। पहले वीटी ग्राफ का स्लोप आपको जानना हो, एनआर बाय वी हो जाएगा। देखो v/t मैंने निकाल लिया यहाँ से। अब एनआर तो कांस्टेंट होता है, ये क्या है, वीटी ग्राफ का स्लोप है ना। वीटी ग्राफ क्वांटिटी ऑन y अपॉन क्वांटिटी ऑफ x, वीटी ग्राफ का स्लोप हो गया। यानी स्लोप जो होता है वीटी ग्राफ का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। और नहीं वॉल्यूम नहीं होगा यार, यहाँ पे प्रेशर होगा ना। हाँ, तो देखो वीटी ग्राफ का जो मेरा है प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब आप जैसे ही आपको क्वेश्चन में ग्राफ दे रखा है, अब इसका आंसर आपको एमसीक्यू में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो बताना है आपको कौन सा प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, ठीक है। इसका एंगल आपको दे रखा है θ1 और ये आपको θ2। अब आपको बताना है, देखो स्लोप किसका ज्यादा है, ये आपका P1 है, ये P2 है, बताओ कौन सा प्रेशर ज्यादा है। अब देखो P2 वाले प्रेशर का स्लोप ज्यादा है, स्लोप ज्यादा मतलब जिसका स्लोप ज्यादा, मतलब जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर कम होगा, जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर कम होगा। तो मतलब P2 प्रेशर अपना लेस होगा देन P1। P1 का स्लोप कम है, P1 का स्लोप कम है, तो वो ज्यादा होगा। और ऐसे भी समझ सकते हो कि P2 प्रेशर पे वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब प्रेशर का काम क्या होता है, कंप्रेस करना, ऐसे आप याद रख सकते हो। प्रेशर दबाने का काम करता है, तो इसका वॉल्यूम कम होना चाहिए, मतलब ये प्रेशर ज्यादा ताकतवर नहीं होगा। जब भी इसकी टाइम पे देखो वॉल्यूम कितना हाई है, वॉल्यूम कम ही नहीं कर पाया, इस प्रेशर ने वॉल्यूम कम कर दिया, तो प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। लॉजिक अगर आप ऐसे सोचना चाहो तो समझ सकते हो। देख लो अब एक और तरीके का ग्राफ अपन बना सकते हैं यहाँ से, वीटी। अब अपन पीटी ग्राफ बनाए, P/T, तो एनआर बाय वी यानी हो जाएगा, यानी ये क्या है, पीटी ग्राफ का स्लोप है, तो पीटी ग्राफ अगर मैं बनाऊं, देखो मैंने पीटी ग्राफ का स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। तो यानी स्लोप बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा। देख लो, देखो क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन ये भी दे रखा है, पीटी ग्राफ दे रखा है एक, पीटी ग्राफ सेम क्वेश्चन है यार, V2 और ये आपको V1 दे रखा है। अगेन ये θ1 है, अब ये θ2 है। बताओ V2 का स्लोप ज्यादा है, तो मतलब जो अपना अरे यार एक सेकेंड, पीटी एनआर बाय वी। हाँ तो देखो, हाँ तो पीटी ग्राफ का स्लोप किसका ज्यादा है, V2 के लिए स्लोप ज्यादा है, θ2 देखो ज्यादा है, तो V2 के लिए स्लोप ज्यादा है, तो वॉल्यूम V2 कम होगी। और देखो ना, अब अगर आप ये ध्यान से देखो तो इसका स्लोप एंगल ऊपर उठा हुआ है, तो इसका स्लोप ज्यादा है, तो V2 स्लोप ज्यादा है, V2 का स्लोप ज्यादा है, मतलब V2 मतलब अगर V2 के टाइम पे स्लोप ज्यादा है तो V2 वॉल्यूम अपना कम होगा। V2 के लिए स्लोप ज्यादा, वॉल्यूम कम, V1 के लिए स्लोप कम,
तो मतलब ये वॉल्यूम ज्यादा, तो स्लोप इसका ज्यादा है ना पहले वाले का, इसका स्लोप ज्यादा है तो वॉल्यूम कम, इसका कम है स्लोप तो वॉल्यूम ज्यादा। नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे यार। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से हम उसको देखते हैं, फिर अपन ऑसिलेशन वेव्स की तरफ बढ़ेंगे। 2 चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन आएंगे, उनको जल्दी से करके अपन वीडियो को खत्म करेंगे। चलो क्वेश्चन में अपने को निकालना है गिवन इन द ग्राफ। आपको क्वेश्चन में पहली बात तो ग्राफ दे रखा है कुछ इस तरीके का। इसमें एक आपको पॉइंट बताऊं कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे रियल गैस आइडियल गैस मतलब एक नॉर्मल गैस आइडियल गैस को अप्रोच करती है। क्यों? क्योंकि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे गैसेस के बीच में कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं रह जाती। हाई टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल दूर हो जाते हैं और लो प्रेशर पे भी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं अपने। अब लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे अगर वॉल्यूम्स मॉलिक्यूल्स दूर हो जाते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, सब अगर दूर दूर हो जाएंगे तो उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाने का क्या मतलब है कि वो एक आइडियल गैस बनने लगती है। इसलिए ये एक फैक्ट होता है। तो उसी के साथ देख लो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ है T1 T2। देखो देखो इस तरीके का ग्राफ है। तो T1 टेम्परेचर यहाँ पे आपका ज्यादा है, जब देखो T1 वाला ग्राफ आपका ज्यादा पास है, ये आइडियल गैस है। आइडियल गैस के ज्यादा कौन है, T1 वाला। जरूर T1 वाला टेम्परेचर ज्यादा रहा होगा। और यहाँ पे आपको कांस्टेंट जो लाइन है ना वो PV/T को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसका मतलब P देखो PV इज इक्वल टू nRT होता है। PV/T जो मेरा होता है वो nR के बराबर होता है, यानी PV/T nR कांस्टेंट हो गया। और ये मैंने आइडियल गैस से निकाला है, आइडियल गैस की इक्वेशन से, मतलब ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए वैलिड होगा, इसलिए आइडियल गैस के साथ लिखा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि भाई PV/T एंड P फॉर 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ओके। गिवन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज ना PV/T आपको निकालना है। PV/T की वैल्यू निकालनी है फॉर ऑक्सीजन। इन शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ये निकालना है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो PV/T की वैल्यू मुझे जैसे कि ऑक्सीजन के लिए निकालनी है, तो PV/T मेरा nR के बराबर होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के मुझे निकालने, तो गिवन मास ऑक्सीजन का आपको बोल रखा है 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। गिवन मास बाय मोलर मास है ना, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है। तो ऑक्सीजन का मोलर मास 32 होता है O2 का, और R आपको 8.314 लेना है। इसको आप सॉल्व करोगे तो PV/T की वैल्यू आ जाएगी फॉर ऑक्सीजन। नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन इतना ही था। ठीक है, बाकी वो कंसेप्ट मेरे को आपको बताना था इसलिए लाया था मैं। चलो अब एक काफी प्यारा क्वेश्चन आने वाला है यार। अब बढ़ते हैं ऑसिलेशन वेव्स की तरफ, दोनों के मिक्स क्वेश्चन करते हैं कुछ और खत्म करते हैं जल्दी से वीडियो को। ठीक है, बढ़िया से समझेंगे लेकिन, है ना। चलो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि आपका इस तरीके का एक सिस्टम है जिसमें ये आपके स्प्रिंग से 3 मासेस जैसे लटक रहे हैं। ये इस तरीके का क्वेश्चन में आपको गिवन है। थोड़ा अच्छे से बनाना, ठीक है, मैं थोड़ा आड़ा टेढ़ा बना रहा हूँ, पर आप ऐसे समझो 3 मासेस एक साथ आपके ऐसे यहाँ पे हैंगे। 500 ग्राम, मैंने थोड़ा ऊपर नीचे बनाया, ठीक है, मतलब ऊपर नीचे तो मतलब ये देखो थोड़ी यहाँ से लाइन आ गई, थोड़ा अच्छे से फिनिशिंग से आप बना दीजिएगा। ठीक है, तो देखो ऐसे 3 मास से 700 ग्राम 500 ग्राम 400 ग्राम बोल रखा है suspended at the end of a spring and are in equilibrium as shown in the figure. When the 700 gram mass is removed, the system oscillates with a period of 3 seconds. तो बोल रखा है जब 700 ग्राम, देखो टाइम पीरियड क्या होता है, स्प्रिंग का यूज हो रहा है, तो स्प्रिंग के लिए टाइम पीरियड क्या होता है 2π/m/k, ये फॉर्मूला होता है। अब बोल रखा है कि जब मैंने 400 ग्राम वाले मास को हटा दिया तो सिस्टम मेरा 3 सेकंड्स के पीरियड से ऑसिलेट कर रहा है, ऊपर नीचे होगा, 3 सेकंड का टाइम पीरियड लेगा ये ऑसिलेट होने में। तो 2π, अब मास कितना बचा, 400 ग्राम वाला हटा दिया, 3 सेकंड का कब आ रहा है टाइम, जब 400 वाला हट गया, तो 7 और 5 1200 ग्राम का मास बचा, जिसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं केजी में। तो ये मेरा हो जाएगा 1000 से डिवाइड करूंगा, 20 गए, तो 1.2 केजी का मेरा मास बच रहा है डिवाइडेड बाय के। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई। अब बोल रखा है आपको निकालना क्या है, जब 500 ग्राम मास ऑल्सो रिमूव, तो ऑल्सो का मतलब 400 तो हटा ही गया है, 500 वाले को भी हटा दो, तब क्या टाइम पीरियड होगा, दैट यू हैव टू फाइंड। तो टी डैश आपको निकालना है 2π, m क्या हो गया, 500 वाला भी हट गया, तो सिर्फ 700 वाला बचा जिसको आप करोगे कन्वर्ट, तो ये आपका आई थिंक सो हो जाना चाहिए 0.7। ठीक है, तो इस तरीके की आपकी 2 इक्वेशन आ गई। ठीक है ना। सबसे पहले अपन ने क्या करा, 700 ग्राम मास इज ऑल्सो रिमूव, ओ सॉरी वो नहीं, 700 ग्राम वाला हटा दिया और 400 वाला पहले ही हट चुका था, तो अब 500 वाला बचा ना। देखो क्वेश्चन आपको फिर से समझाता हूं, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो क्वेश्चन में 3 मासेस दे रखे हैं, ठीक है, बोल रखा है जब आपने 3 मासेस दे रखे हैं, स्प्रिंग आर इन इक्विलिब्रियम एज शोन इन द फिगर, जब 700 ग्राम वाले मास को रिमूव कर दिया गया तो 3 सेकंड का पीरियड आपको मिल रहा था, 700 वाले को हटा दिया,
यार मैंने यहाँ पे भी गलत लिखा है, 700 ग्राम वाले मास को मैंने हटाया है, 700 ग्राम वाले मैंने देखो पहले केस में क्या बोला, 3 सेकंड का टाइम कम मिल रहा है, जब 700 वाले को हटा दिया तो 900 ग्राम का मास बचा, 900 ग्राम यानी 0.9 kg यहाँ बचेगा। और दूसरे केस में बोला है कि 900 ग्राम यहाँ बचेगा, और बोला है कि जब 500 ग्राम वाला मास भी हट गया तो पहले मैंने कौन सा हटा दिया, 700 वाला, और अब 500 वाला भी हटा दिया, तो सिर्फ 400 वाला बचा यानी 0.4 kg। फाइनल ये दो इक्वेशन है कि भाई पहले 700 वाले को हटा दिया तभी टाइम पीरियड आ रहा था 900 ग्राम से, और जब 500 को भी हटा दिया सिर्फ 400 वाला बचा, तो ये आ रहा है। अब क्या करो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, ये तो मैं आपको कराता हूँ सॉल्व। देखो इस वाले को करते हैं सॉल्व, 3 का स्क्वायर 9, 4 पाई स्क्वायर 0.9 बाई के, इसको डिवाइड कर दो दूसरी इक्वेशन से, टी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर 0.4 बाई के। देखो क्या क्या कट रहा है, 4 पाई स्क्वायर गया, के से के जाएगा, सॉल्व कर लो भाई। 9 बाई टी डैश का स्क्वायर मेरा बराबर होगा 0.9 बाई 0.4। इन्वर्सिंग बोथ साइड्स, टी डैश का स्क्वायर, ये ना देखो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 10 ऊपर नीचे लोगे तो ठीक, ओके। टी डैश का स्क्वायर 9 9 से 81 बाई 4। पे गलती कहाँ हो गई अपने से, देखो मैंने यहाँ पे गलती क्या करी, मैंने इधर तो इन्वर्स कर दिया लेकिन ध्यान नहीं करा, तो यार ये ऐसा क्वेश्चन है, मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन की, कई बार आप देख लीजिएगा। देखो इन्वर्सिंग का दोनों साइड होगी ना, तो टी डैश का स्क्वायर बाय 9 0.4 बाय 0.9, इन्वर्सिंग मैंने दोनों साइड नहीं करके एक साइड ही कर दी गलती से, टी डैश का स्क्वायर बाय 9, पॉइंट का हट जाएगा दोनों जगह से, टी डैश का स्क्वायर तो 9 9 दोनों जगह से कट जाएगा, 4 बचेगा, टी डैश मेरा 2 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो नया टाइम पीरियड आ गया, नोट कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ झट से बढ़ते हैं यार, चलो अब बढ़ते हैं अपन आगे के क्वेश्चन। देखो ऑसिलेशन वेव्स के नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों चैप्टर से काफी मेरे को लगा कि इनको मिक्स रखते हैं, तो इसलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, ये ऑसिलेशन का था, अगला भी ऑसिलेशन से है। देखो एक बॉडी एग्जीक्यूट कर रही है एसएचएम विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ ए, अब बोला गया है एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, कितनी एक्स यानी कितनी डिस्प्लेसमेंट पे फ्रॉम मीन पोजीशन उसकी पोटेंशियल एनर्जी 25% हो जाए टोटल एनर्जी के। देखो ऑसिलेशन में पढ़ा है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। बोल रखा है कितनी दूरी पे ये टोटल एनर्जी 25% हो जाएगी, और नहीं उल्टा लिख दिया, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो कितनी दूरी पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये 25% हो जाएगी ऑफ टोटल एनर्जी। ये क्वेश्चन में दे रखा है, मैं आपको समझाता हूँ क्या बोला है, कितनी दूरी, देखो मीन पोजीशन होती है कि ये, तो मैं इस मीन पोजीशन से मैं कितनी दूरी चलूं, मान ले पेंडुलम यहाँ आ गया तो इसने x दूरी चली, तो ये कितनी ऐसी मैं दूरी करूं कि इसकी ये जो टोटल एनर्जी है ये उस पॉइंट पे जाके 25% हो जाए ऑफ द टोटल एनर्जी, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि ऊपर जाते जाते क्या होगी, ऊपर जाते जाते मतलब कोई मिला के मतलब आपको ये बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी तो खैर ऊपर जाते जाते बढ़ती वो बात है, लेकिन कितनी डिस्प्लेसमेंट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी 25 हो जाएगी, 25% हो जाएगी टोटल के, तो ये निकालना है। तो 25% ऑफ टोटल एनर्जी मैंने इस इक्वेशन को वर्ड्स में लिख दिया है, ठीक है। हाफ के कट जाएगा, एक्स स्क्वायर 1/4 हो जाएगा ये ए स्क्वायर, ठीक है। एक्स जो मेरा हो जाएगा रूट लोगे आप यहाँ पे तो 1/2 ए, तो मेरा एक्स, देखो अब रूट लगेगा ना इस पूरे पे रूट लगेगा, तो रूट खुलता है तो प्लस माइनस आता है, तो प्लस माइनस तो चाहे प्लस माइनस a/2 चाहे यहाँ एम्पलीट्यूड का आधा चाहे यहाँ हो, क्योंकि इधर भी एक एम्पलीट्यूड होता है, इधर भी एक एम्पलीट्यूड होता है, इधर माइनस से होता है, इधर प्लस है, तो इधर माइनस एम्पलीट्यूड का आधा ले लो या इधर एम्पलीट्यूड का आधा ले लो, दोनों के लिए वैलिड है, तो प्लस माइनस आपको लगाना है क्योंकि दोनों साइड की बातें हो रही है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना होने वाला है वो है, जैसे अपन ने वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ा पेंडुलम का, तो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2π/L/g। मैंने आपको बताया था कि जी जो मतलब मैं बता रहा हूँ कि जी जो होता है वो जी इफेक्टिव होता है यहाँ पे, आई थिंक इसकी डेरिवेशन में मैंने बताया था आपको जब इस फॉर्मूले डिराइव कर रहे थे, तो जी इफेक्टिव जो होता है ना यहाँ पे वो, अब इस तरह के केसेस के लिए लिफ्ट में रख दिया पेंडुलम, गाड़ी के अंदर रख दिया, गाड़ी को घुमा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, तो जी चेंज होता है यहाँ पे, जी नेट लेते हैं अपन, यहाँ पे बोल रखा है कि जी को अपन ऐसी लिफ्ट में रख दिया जिस लिफ्ट का ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है। अब ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन जब होती है लिफ्ट, तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होता है a+g यानी g+a, यानी खुद जी जो एक तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी प्लस लिफ्ट का खुद का एक्सेलरेशन, जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो तब के लिए। तो देखो यहाँ पे जी तो एक एल तो है, जी जो काम करेगा, साथ ही साथ लिफ्ट ऊपर जा रही है उसमें पेंडुलम आपने टांग रखा है,
तो g/3 लिफ्ट का भी एक्सेलरेशन जुड़ेगा, ए g प्लस ए होता है ना जब लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो नोट कर लीजिएगा g प्लस ए जब लिफ्ट ऊपर जा रही है। 2 पाई नीचे एलसीएम ले लो भाई, 4g हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा नया टाइम पीरियड ये पूछा है, तो 3l/4g, तो ये हो जाएगा आपका टाइम पीरियड √3/2 टाइम्स ऑफ ओल्ड वाला। टी डैश आपका यहां से निकल गया, टी डैश निकल गया, ठीक है। तो सॉल्व देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब एक कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, बस कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं अपने, बस अपन होने ही वाला है। कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं यार। अब कुछ क्वेश्चंस अपने ऐसे बच रखे हैं कि देखना, एक कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आता है जो वेव्स से काफी आता है। वेव्स का क्वेश्चन है, y एक्सपोनेंट आपको कह रखा है कि 0.005 sin 80x - 3t आपको इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। सबकी एसआई यूनिट है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट सारे एसआई में हैं, ठीक है। आपको निकालना है क्या क्या निकालना है, सबसे पहले एम्पलीट्यूड निकालना है। तो मैं इसको कंपेयर अगर आपको करवाऊं तो जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है a sin kx - ωt, फाई वगैरह भी अपन नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ दे नहीं रखा, ठीक है। अब कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग आप लिखना अच्छे से, a मेरा आ जाएगा 0.05, सब कुछ एसआई में तो मीटर आ जाएगा। पहला चीज यही पूछी थी, लैम्डा दूसरा चीज पूछा है, तो देखो ये kx होता है, k की वैल्यू यहां से आ गई आपकी 80, और k का फॉर्मूला होता है 2π/λ, ये सारी डेरिवेशन से चैप्टर में, ठीक है। तो 2π आपको पता है, आपको वेवलेंथ निकालनी है, तो लैम्डा हो जाएगा 2π/80, जैसे π/40, और सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हैं। लैम्डा आ गया मीटर में। अगली चीज टाइम पीरियड पूछिए, तो टाइम पीरियड आप ओमेगा से निकाल सकते हो। देखो माइनस माइनस ओमेगा, ओमेगा कंपेयर करके 3 आ रहा है, तो यानी 2π/t आपका ओमेगा का फॉर्मूला होता है ना, वो 3 के बराबर आ रहा है। आपको टाइम पीरियड निकालना है, इनवर्सिंग बोथ साइड कर दो, या एक काम करो ना, 2π को नीचे ले जाओ, तो आपका 1/t यानी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये फ्रीक्वेंसी पे आपको निकालनी थी वैसे भी क्वेश्चन में, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब टाइम पीरियड निकालोगे तो उसका उल्टा कर दो, 2π/3 सेकेंड, तो ये आ गया, ये सारी चीजें आ गई। और एक आखिरी चीज आपसे क्वेश्चन में पूछिए कि जनरल इक्वेशन का यूज करो, और जनरल इक्वेशन का यूज करो, और आपको दे रखा है क्वेश्चन में आपको x की और t की वैल्यू दे रखी है, और जनरल इक्वेशन का यूज करके आप इसमें पुट करो ये वैल्यूज और आंसर निकालो, एक नई इक्वेशन बनाओ, ऐसा क्वेश्चन वालों ने कहा है। अब देखो पुट करते हैं भाई, a आपको दे रखा है, a तो आपने को पता ही 0.005 ही रहेगा, a sin k आपको क्वेश्चन में दे रखा है, जिसकी मदद से आपको इक्वेशन बनानी है ना, नहीं k दे रखा है, नहीं k तो अपने को पता है ना यार, k तो पहले जैसे रहेगा ना 80, k और x की वैल्यू आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर, मीटर में करोगे 30/100, 30/100 कितना होगा आपका 0.3, a sin है ना kx, ये क्या हो गया kx हो गया ना, kx माइनस ओमेगा t, ओमेगा आपको पता है 3, और t आपको क्वेश्चन में दे रखा है 20 सेकेंड। मल्टीप्लाई कर दो, आपकी इक्वेशन आ जाएगी यार 0.005 साइन 8 3 24, मतलब ये 0 तो गया ना, तो 8 3 24 हो गया, माइनस 23 60, तो 0.005 साइन ये हो जाएगा आपका 6 माइनस का 36। तो इसकी आप वैल्यू आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। वैसे अगर आप यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, साइन ऑफ माइनस थीटा आपका माइनस साइन थीटा होता है, माइनस का 0 माइनस बाहर ले लो, 0.005 साइन, तो नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपना आने वाला है इसी चैप्टर से। अब इसी चैप्टर से वो जो फॉर्मूला था ना टेंशन का, मतलब वेलोसिटी का इज इक्वल टू √t/μ, वो वाला फॉर्मूला आपका यूज होगा, उसको कर लेते हैं। वेलोसिटी होती है आपकी √t/μ, ये फॉर्मूला होता है, इसका आपको यूज करके आंसर निकालना है। स्टील वायर वेलोसिटी आपको निकालनी है, ठीक है। टेंशन इन द स्ट्रिंग आपको 60 न्यूटन दे रखा है। म्यू होता है यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी विच इज मास पर यूनिट लेंथ, तो मास आपको दे रखा है, मास आपको बस फॉर्मूला पुट करना है, आंसर आएगा मास पर यूनिट लेंथ। लेंथ की वैल्यू कितनी है 0.72, इस पूरे को सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, v इज इक्वल टू √t/μ, ये स्ट्रिंग के लिए होता है, स्ट्रिंग में वेलोसिटी ऑफ वेव निकालने के लिए, तो v वेलोसिटी ऑफ वेव निकाल सकते हो, ठीक है। ये होता है, बस याद रखना, लीनियर मास डेंसिटी m/n, नोट कर लीजिए। चलो भाई आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो आज का आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें अपने को करना है जो अपना वेव से,
ठीक है, टू सितार स्ट्रिंग्स ए एंड बी प्लेइंग द नोट गा एंड स्लाइटली आउट ऑफ द ट्यून एंड प्रोड्यूस बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज। तो बीट का फॉर्मूला आपने को पता है क्या होता है, एफ ए माइनस एफ बी, किसी में से भी किसी को माइनस कर लो, मतलब मैग्नीट्यूड से मतलब होता है 6 हर्ट्ज के बराबर आपको दे रखा है। बीट का फॉर्मूला है ना, द टेंशन इन द स्ट्रिंग ए स्लाइटली रिड्यूस एंड द बीट फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू बी रिड्यूस टू 3 हर्ट्ज इफ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज इतना, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। अब देखो फाइनल में आपने क्या करा है कि ए के टेंशन को ना रिड्यूस कर दिया है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखो दो इक्वेशन बन सकती है, अब हम और हटाओ, अब इस क्वेश्चन में यही तो चैलेंज है, दो इक्वेशन बन रही, कौन सी सही है यही आपको दिमाग लगाना है। फ्रीक्वेंसी ए में से एक, देखो इसमें से इसको माइनस करके 6 हर्ट्ज आ सकता है, या एफ बी माइनस एफ ए करके भी 6 आ सकता है। आपको तो बस 6 हर्ट्ज दे रखा है क्वेश्चन में और दो स्ट्रिंग्स है, किसमें माइनस करोगे क्या आएगा आपको दिमाग लगाना है, कौन सी इक्वेशन सही है ये सोचना है। अब आपको बोल रखा है फाइनल में कि टेंशन इन द स्ट्रिंग ए स्लाइटली रिड्यूस, तो और उससे क्या हुआ, अपनी बीट फ्रीक्वेंसी कम हो गई, मतलब फाइनल में आपने क्या करा, इसकी टेंशन को कम कर दिया जिससे ये वैल्यू कम हो गई, इसकी टेंशन को कम कर दिया जिससे ये वैल्यू, देखो अगर आप ए वाली वैल्यू को कम करोगे, क्योंकि स्ट्रिंग अगर टेंशन अगर आप कम करते हो तो फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है, स्ट्रिंग का खिंचाव आप कम करोगे तो उसमें चलने वाली फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो अगर आप इसकी टेंशन को कम करोगे ए की तो ये वैल्यू कम हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, तो छोटी वैल्यू में से ये तो उतनी रहेगी, तो ये छोटी वैल्यू में से आप उतनी वैल्यू को माइनस करोगे तो ये आंसर कम होना चाहिए। भाई आप 6 में से 3 को माइनस कर रहे हो, 3 आ रहा है, आगे आप 3 में से 6 को माइनस करोगे तो आंसर कम हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना आंसर, मतलब नेगेटिव हो या कम हो जाएगा ना, ठीक है। अब अगर आप जैसे 6 में से 3 को माइनस कर रहे थे, अब आप 5 में से 3 को माइनस करोगे तो आंसर कम हो जाएगा ये, तो ये वैल्यू जैसे ही घटेगी आपका माइनस में कम आंसर आएगा, तो ये वैल्यू घटने से आंसर आपका कम आ रहा है, जो आपको क्वेश्चन में कह रखा है, क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू घट गई और बोला है आंसर आपका कम हो रहा है, ठीक है, ये वैल्यू बोल रखी है और क्या बोल रखा है, ठीक है, बीट फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू बी रिड्यूस्ड टू 3 हर्ट्ज इफ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। इस हिसाब से देखा जाए तो ये इक्वेशन मेरी सही हो जाएगी, क्योंकि देखो अगर अब देखो कैसे चाहिए, बोला गया है कि जैसे इसकी अगर मैंने टेंशन कम कर दी तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जानी चाहिए, है ना, और जैसे आप देख रहे हो अगर मैंने ये वैल्यू को छोटा कर दिया, ये वैल्यू को मैंने छोटा कर दिया तो मेरा आंसर भी कम हो जाता है ना। 6 में से अगर मैंने इसको सेम रखा, आपने इसको सेम रखा, अगर इस वैल्यू को छोटा कर दिया तो आंसर भी छोटा हो गया, इसको सेम रखोगे एफ बी को, एफ ए को आप कम करोगे तो आंसर छोटा होना चाहिए, और क्वेश्चन में बोला भी गया है कि ये आंसर कम हो रहा है, मतलब ये इक्वेशन फॉलो हो रही है। लेकिन अगर आप ये इक्वेशन देखोगे तो अगर इसको अगर आप कम कर रहे हो तो ये आंसर जैसे 6 में से आप 3 घटा रहे हो तो 3 आ रहा है, अब अगर आप 6 में से 2 घटाओगे तो 4, ये आंसर बढ़ना चाहिए लेकिन बढ़ तो नहीं रहा ना, उन्होंने बोला कम हो रहा है लेकिन बढ़ नहीं रहा, इस इक्वेशन के हिसाब से तो प्रूव हो रहा है बढ़ना चाहिए आंसर, लेकिन बढ़ेगा थोड़ी, कम हो रहा है आंसर क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये इक्वेशन गलत है। क्योंकि अगर आप इस एक उतनी ही चीज में से छोटी चीज को माइनस करोगे तो डिफरेंस ज्यादा आएगा, लेकिन बोल रखा है डिफरेंस कम हुआ है, डिफरेंस कम हुआ है तो ये गलत हो गई, और इसका डिफरेंस बढ़ेगा क्योंकि ये वैल्यू अगर कम हो गई, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए अगर आपकी कम हो गई तो डिफरेंस कम हो जाएगा, तो इस हिसाब से आपका ये आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आपकी करेक्ट है, तो इसको लिख लो और इससे आपका आंसर निकलेगा। तो ये इक्वेशन को आपको यूज करना है और आपको ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दे रखी है एक की, जिससे आपको दूसरे की यहाँ पे निकालनी है, और एक फ्रीक्वेंसी दे रखी है और दूसरी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इसलिए आपको ये इक्वेशन बनानी है। एक बार मैं देख लेता हूँ क्या दे रखा है क्वेश्चन में। आपको ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दे रखी है ए की, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए की 324 दे रखी है ना, बी की आप इसमें 6 को माइनस करोगे और एफ बी आपको निकालना है, क्या करो माइनस करो, 318 हर्ट्ज आ गया, यही आपका आंसर है विच इज एफ बी। तो ये हो गए अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट, नोट कर लीजिए। सो क्वेश्चंस हो गए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, बाय बाय।